हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले कल वाला जो हमने लास्ट में टॉपिक देखा था उसको एक बार देखेंगे, मतलब क्योंकि वो लास्ट में नहीं हो पाया था, शायद किसी को समझ में आया नहीं, आई डोंट नो। तो इसको एक बार देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए एक बार जल्दी से बता दीजिए कौन कौन बच्चा आ चुका है हमारी क्लास में दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स देखी थी दोस्तों। ठीक है ना, ओके। और फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स के अंदर हमने तीन चार चीजें देखी थी, रैपर मेथड, फिल्टर मेथड और एम्बेडेड मेथड। ठीक है ना, तो आई होप वो थोड़ी बहुत बातें आपको क्लियर होंगी। उसके साथ में दोस्तों हम लोगों ने एक चीज और देखी थी, दैट वाज कॉल्ड एनसेम्बल मेथड्स। तो उसके अंदर हमने दो चीजें देखी थी दोस्तों, एक तो बैगिंग, एक बूस्टिंग। क्या बूस्टिंग सबको समझ में आ गया था दोस्तों? बैगिंग एंड बूस्टिंग, इस तरह से हमने कुछ देखा था। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम लोग रैंडम फॉरेस्ट पढ़ने वाले हैं दोस्तों, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम। रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम देखने वाले हैं और साथ में देखने वाले हैं दोस्तों हम लोग अपने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन एमएलई, मतलब हम नेव बेस स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में। नेव बेस हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन और मैप, मैक्सिमम ए पोस्टीरियोरी, इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। सो इन दोनों के बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है ना, चलिए। So we start with a very beautiful quote, that is, strength and growth comes only through continuous effort and struggle. ठीक है, हमें कॉन्टिन्यूसली एफर्ट मारना है और स्ट्रगल करते रहना है। ठीक है, एंड इट्स ऑब्वियस कि कुछ टाइम बाद, जब भी उचित समय होगा, एवरीथिंग हैज अ गुड टाइम, सो जब भी कोई सही समय आएगा दोस्तों तो आपको सक्सेस मिलेगी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको कॉन्टिन्यूसली एफर्ट लगाते रहना है। ओके, चलिए। तो जल्दी से फीचर सिलेक्शन मेथड में हमने थोड़ा बहुत देखा था दोस्तों, उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहां पर हमने देखा दोस्तों रैपर मेथड, फिल्टर मेथड एंड एम्बेडेड। तो रैपर मेथड के अंदर आपको ध्यान होगा हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी थी, दैट वाज कॉल्ड फॉरवर्ड सिलेक्शन, दूसरा है बैकवर्ड एलिमिनेशन, और तीसरा क्या था, एग्जॉस्टिव फीचर सर्च, यही था ना। स्लाइड मैप ऑन कर लेता हूं भाई, एक मिनट। ठीक है, और दोस्तों
हम लोगों ने फिल्टर मेथड तो एक ही मेथड था, उसको हमने देखा था कि इसके अंदर हम लोग कोरिलेशन फाइंड करते हैं, राइट। और एम्बेडेड मेथड के अंदर दो मेथड थे, दैट वाज रेगुलराइजेशन एंड रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने देखा था दोस्तों बाई डायरेक्शनल एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, मतलब वी कैन मिक्स द टू। मिक्स द टू मतलब कभी हम ऐड करें, कभी हम रिमूव करें, किसी को ऐड करें, किसी को रिमूव करें, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, इसमें और भी होते हैं, दैट वाज फॉरवर्ड स्टेज वाइज सिलेक्शन भी होता है। ठीक है, फॉरवर्ड स्टेप वाइज सिलेक्शन हमने किया, फॉरवर्ड स्टेज वाइज भी होता है, मतलब और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है वी कैन यूज द मिक्सचर, हम कभी ऐड कर रहे हैं, कभी कोई लगता है कि यार इसके एडिशन से कोई और रिमूव हो सकता है, तो वो भी हम देखते रहेंगे, तो वो भी एक किया जा सकता है। बट सिंपल सी बात यह है कि जितना ज़्यादा हम उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना ज़्यादा उसमें कॉम्पिटिशन बढ़ती जाएंगी, बट हम कर सकते हैं दैट वी कैन मिक्स द टू। हम फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि देखिए वी कैन हैव इट लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी थर्ड डायमेंशन और सिक्स्थ डायमेंशन का कॉम्बिनेशन चल रहा था। अब मैंने फाइंड किया कि अब फोर्थ डायमेंशन ऐड करने के बाद लेट्स से सिक्स्थ डायमेंशन की ज़्यादा नीड नहीं है, या हो सकता है कि ऐसा हुआ है कि बहुत सारे डायमेंशन हैं मेरे पास, अब कोई नया डायमेंशन मैंने ऐड किया तो लग रहा है कि यार ये वाला डायमेंशन अब यूजफुल नहीं है, सो देन इन दैट केस वी कैन हैव द मिक्सचर ऑफ द टू, बट ऑब्वियसली इट विल कॉम्प्लिकेट द थिंग्स, बट कर सकते हैं, ऐसा कुछ मना नहीं है। तो कल की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने बैगिंग देखा था। आई होप आप सभी को बैगिंग वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों। बैगिंग, क्या बूस्टिंग भी समझ में आ गया था? एक बार जल्दी से बता दीजिए। तो बैगिंग वाज एक्चुअली अ पैरेलल प्रोसेस, जहां पर हम बहुत सारी एल्गोरिदम को पैरेलली रन कर सकते हैं। पैरेलली रन कर सकते हैं। और बूस्टिंग क्या था दोस्तों? बूस्टिंग वाज सीक्वेंशियल प्रोसेस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया था। इसको मैं जल्दी से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, हम अपने ट्रेनिंग डेटा को एक वेट दे देते हैं, मतलब वेट मतलब कुछ एक वैल्यू असाइन कर देते हैं सभी पॉइंट्स को। सभी पॉइंट्स को जब एक वैल्यू हम असाइन कर देंगे तो हम सभी को एक वेट दे देंगे। वी एक्चुअली गिव अ सेम वेट टू ऑल द डेटा। ठीक है, सारे ट्रेनिंग डेटा को हम एक वेट असाइन कर देंगे। ठीक है ना। अब उसके बाद उसकी हम लर्निंग करेंगे सबसेट के साथ, रैंडम सबसेट होगा स्टार्टिंग में, और अपनी एल्गोरिदम को ट्रेन कर लेंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एल्गोरिदम को ट्रेन करने के बाद हम अपने प्रेडिक्शन करेंगे अपने ट्रेनिंग डेटा का। तो जितना ज्यादा प्रेडिक्शन एरर होगा उतना बड़ा हमारा, जितना बड़ा एरर होगा उतना ज्यादा हम उसको वेट असाइन करेंगे। सो ग्रेटर द एरर द वेट ऑफ द सैंपल्स इंक्रीजेस। जैसे जिसमें ज्यादा एरर होगा उसमें हम ज्यादा वेट असाइन करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जिनका पास ज्यादा वेट होगा वो अब नेक्स्ट एल्गोरिदम के लिए चुने जाएंगे फॉर ट्रेनिंग। ठीक है। सो द सैंपल्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेनिंग द नेक्स्ट बेस मॉडल। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा वाला एल्गोरिदम ट्रेन हो जाएगा। फिर पहला और दूसरे का कंबाइंड रिजल्ट को हम चेक करेंगे ओवरऑल ट्रेनिंग डेटा के ऊपर। फिर हम वेटिंग करेंगे, मतलब वेट करेंगे हर एक डेटा पॉइंट का। ठीक है। तो जिनमें एरर होगा उनको ज्यादा वेट दिया जाएगा, जिनमें एरर नहीं होगा उनको कम वेट दिया जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से हम अपनी नेक्स्ट एल्गोरिदम के लिए डेटा को वेट असाइन कर सकते हैं, और जिनका वेट ज्यादा है उसको यूज किया जाएगा फॉर ट्रेनिंग द नेक्स्ट एल्गोरिदम। इस तरह से हम अपने सीक्वेंशियल मैनर में एल्गोरिदम्स को ट्रेन करते हैं, लेकिन साथ में हम अपनी एल्गोरिदम्स को वेट भी करते हैं। जैसे कुछ एल्गोरिदम्स होंगी जो अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी ओवरऑल डेटा पर, और कुछ एल्गोरिदम्स होंगी जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही होंगी डेटा पर। सो अकॉर्डिंगली एल्गोरिदम्स को भी वेट दिया जाएगा। सो द इंडिविजुअल लर्नर्स आर ऑल्सो वेटेड। ठीक है। जो अच्छा काम करते हैं उनके प्रेडिक्शंस को ज्यादा वेट दिया जाएगा, और जो खराब काम करते हैं उनके प्रेडिक्शंस को कम वेट दिया जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से हमने ये बात देखी। ओके।
और उसके बाद दोस्तों हम इस तरह से पूरा काम करते जाते हैं, हमारी पूरी ट्रेनिंग हो जाती है और हमारे पास हर एक एल्गोरिदम का वेट आ जाता है। एंड फाइनली जो भी वेट असाइन होगा दोस्तों, जैसे हमने हर एक एल्गोरिदम को वेट असाइन किया होगा, सो फाइनली अगर हम बात करें, हमारा जो वाई हैट होगा दैट विल बी y1 hat into weight of 1, y2 hat prediction from the second algorithm into weight, y3 hat prediction into weight and so on. Now what do you think दोस्तों, ये तो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है ना, बैगिंग पैरेलल बूस्टिंग सीरीज मतलब सीक्वेंशियल कह सकते हैं। बट व्हाट डू यू थिंक, ये तो ठीक है सर, रिग्रेशन में ऐसा हो जाएगा, वेटिंग का काम चल जाएगा, बट व्हाट डू यू थिंक उसमें क्या होगा क्लासिफिकेशन के केस में? क्या क्लासिफिकेशन के केस में भी ऐसा कुछ चल सकता है क्या? बताइए, क्लासिफिकेशन के केस में भी ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग? मतलब रिग्रेशन में तो वेटिंग वाला काम बढ़िया लग रहा है कि सर वेट्स आ गए, y1 मतलब पहले से प्रेडिक्शन, दूसरा प्रेडिक्शन, तीसरा प्रेडिक्शन, हमने वेट के संग मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया। क्या यही चीज हम क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं? सोच के देखिए, ऐसा हमने किया है कहीं पे, ऐसा हमने कहीं किया है? मेजॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी तो हम लेंगे ही, मेजॉरिटी तो लेंगे ही, लेकिन फिर वेटिंग का मतलब क्या हुआ भाई? अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि यार ये वाली एल्गोरिदम खराब काम कर रही है, लेकिन फिर भी अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूं तो वेट्स का तो कोई सेंस ही नहीं रहा ना। तो क्या वेट्स का सेंस क्लासिफिकेशन के केस में हो पाएगा? क्या ऐसा कुछ हमने किया है कहीं पे? नहीं, इनवर्स डिस्टेंस का यूज किया था, लेकिन यूज तो वेट्स का ही किया था ना। हमने इनवर्स डिस्टेंस का यूज किया था, लेकिन यूज तो वेट ही कर रहे थे ना हम लोग, दैट वाज एक्चुअली कॉल्ड वेट। तो बिल्कुल सेम चीज क्या लेट्स से वैलिड होगी दोनों क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के केस में? कैसे? आप बोलोगे सर ऐसे कैसे वैलिड हो जाएगी? मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एल्गोरिदम 1 है, इसका वेट है लेट्स से 0.1, काफी खराब काम करता है। वेट 2 इसके पास है पॉइंट लेट्स से 4, अच्छा काम करता है ये। इसका वेट है 0.2, इसका वेट है 0.7, बहुत बढ़िया काम करता है। इसका वेट है 0.3, ऐसा कुछ। अब मान लीजिए ये आपसे कह रहा है कि यार हमारी जो क्लास आ रही है वो क्लास 1 आ रही है, इसका जो प्रेडिक्शन है वो क्लास 1 है, इसका प्रेडिक्शन भी क्लास 1 है, इसका प्रेडिक्शन क्लास 0 है। चलो इसका भी 0 कर देते हैं। ले लेते हैं, जिससे क्या है हमने को वो थोड़ा आइडिया लग जाएगा यार मेजॉरिटी वाला काम अगर गड़बड़ हो रहा है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए इसका वेट जो है वो लेट से 0.4 ही मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर दोस्तों हमसे 3 बोल रहे हैं कि यार क्लास 0 है, और ये 3 कह रहे हैं क्लास 1 है, और ये भी क्लास 1 है, ठीक है। तो ये 3 हमारे क्लास 1 है और 3 क्लास 0 है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे दोस्तों? बताइए, इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे? हाउ कैन वी एक्चुअली डिसाइड कि कैसे, मतलब क्या डिसाइड करेगा हमारा फाइनल एल्गोरिदम, कैसे डिसाइड करेगा? सो वी कैन गिव सम थ्रेशोल्ड, बिना थ्रेशोल्ड के भी काम हो सकता है, डायरेक्टली काम हो सकता है, थ्रेशोल्ड की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे सर सिंपल सा, यहां पर आपको जैसे आपको ध्यान होगा, हमने वेटिंग करी है, हमने वेट्स दिए हैं, हमने क्लासिफिकेशन के केस में भी वेट्स दिए हैं। आपको ध्यान होगा KNNs के अंदर इनवर्स वेट दिए हैं या इनवर्स ऑफ स्क्वायर वेट दिया है। तो वेटिंग हमने करी है, हमने वेट्स दिए हैं। तो आप क्या करोगे यार, हमारा वाई प्रेडिक्शन क्या हो जाएगा? अगर हम ओवरऑल देखें तो आप बोलोगे सर सिंपल y1 हैट इंटू w1, w2 इंटू y2 हैट एंड सो ऑन।
तो अगर हम देखें दोस्तों तो क्लास 1 के साथ कौन कौन से वेट्स आ जाएंगे, तो अब उसे क्लास 1 के साथ ये आएगा और ये आएगा, दैट इज 0.1, 0.3 और 0.4, दैट इज 0.8। और क्लास 0 के साथ अगर हम देखें तो कौन कौन से वेट्स आएंगे, 0.4, 0.2 और 0.7, ये कितना हो जाएगा 1.3। तो आपको ध्यान होगा ये चीज हमने KNNs के अंदर भी करी थी पहले, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो क्योंकि क्लास 0 का कोएफिशिएंट बड़ा है, इसका मतलब वैसे तो यहां पे टाई हो गया, अगर हम मेजॉरिटी वोटिंग करेंगे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन हम मेजॉरिटी वोटिंग नहीं कर रहे हैं, हम वेट दे रहे हैं, ठीक है, एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि क्लास 0 के साथ में 0.8 का वेट है, सॉरी 1.3 का वेट है, और क्लास 1 के साथ 0.8 का वेट है। तो ऑब्वियसली वी विल असाइन दिस। assign the class with larger coefficient, ठीक है ना, लार्जर कोएफिशिएंट, ठीक है ना। ऐसा कुछ हमने किया था, राइट, आपको ध्यान होगा कि ऐसा हमने किया हुआ है, वी हैव डन इट। तो वेट जो था आपको ध्यान हो तो वेट हमने वहां पे इनवर्स डिस्टेंस के हिसाब से लिया था, लेकिन यहां पर हमने डायरेक्ट वेट हमने अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस एल्गोरिदम को दे दिए हैं, रैंडमली दिया है, क्वेश्चन में दिया होगा अगर वो कभी यूज करवाएगा तो। क्या ये बात समझ में आ गई दोस्तों, एक बार जल्दी से बताइए, आर यू ऑल एबल टू गेट इट, ठीक है। और ये एल्गोरिदम भी क्लियर है, बूस्टिंग एल्गोरिदम भी क्लियर है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से हम दोनों केसेस में यूज कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। रिग्रेशन में तो बहुत ही क्लियर है, लेकिन क्लासिफिकेशन में भी हमारा काम चल जाएगा कि भाई जिन क्लास के साथ में ज्यादा वेट आ रहा है, टोटल कोएफिशिएंट ज्यादा आ रहा है, वही असाइन किया जाएगा टू द प्रेडिक्शन। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, आगे चलते हैं। लेट्स सी व्हाट इज रैंडम फॉरेस्ट। तो ये भी एक ब्रीफ इंट्रो टाइप का आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रैंडम फॉरेस्ट। देखिए, बहुत सिंपल सी टेक्निक है, ठीक है। मोर वेट बस लेसर ओवरऑल नंबर ऑफ वोट, देन इट डजंट मैटर, हमें तो कोएफिशिएंट चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि यार हमारे पास लेट्स से ये वाला भी 1 आ गया, मान लो ये वाला भी अगर 1 है, आई कॉपी द स्लाइड, इट डजंट मैटर। अब हमें मेजॉरिटी वोटिंग नहीं कर रहे हैं ना, हम तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अब हमें मेजॉरिटी वोटिंग से कोई मतलब नहीं है, वी आर नॉट वरीड अबाउट मेजॉरिटी वोटिंग, हमें मेजॉरिटी वोटिंग नहीं करनी भाई, अब हमें मेजॉरिटी वोटिंग करनी ही नहीं है। ये मैंने पहले किया था, अब मैंने इसको अपडेट कर दिया, मान लो 1 कर दिया। अब मैं यहां पर मेजॉरिटी वोटिंग कर ही नहीं रहा हूं, ठीक है। मुझे सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है और जिस भी क्लास का ज्यादा कोएफिशिएंट होगा बस वही हमारे लिए असाइन कर दी जाएगी। तो आप देख सकते हो यहां पे मेजॉरिटी वोटिंग में तो 1 जीत जाएगा, 4 जगह 1 आ रहा है। तो इन दैट केस यहां पर 0.1 है, यहां पर 0.2 है, यहां 0.3 है और यहां 0.4 है। तो इट इज एक्चुअली 1.0, राइट, मेरे ख्याल से 4 और 3 7 और 3 10, तो आ जाएगा 1.0 इंटू क्लास 1, और ये क्लास 0 के हैं, तो दैट इज एक्चुअली 1.1 इंटू क्लास 0। तो इसका कोएफिशिएंट ज्यादा है तो आप इसको क्लास 0 असाइन कर दोगे, ठीक है ना, क्लास 0 असाइन कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। हाँ, देखिए अगर मान लीजिए टाई ब्रेकर हो जाता है, देखिए इसको आप समझिएगा, बहुत बेसिक सी चीज है। मान लीजिए अगर आपका कोई टाई ब्रेकर हो जाता है, कहीं पर टाई ब्रेक हो गया, तो अगर मैं उसको 1 असाइन करूं या 0 असाइन करूं, क्या दोनों केसेस में हमारी एरर की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी? इसका मतलब ये है, देखिए अगर किसी केस में हमारा टाई आ जाता है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो एल्गोरिदम है वो ये मानती है, वो 50% ऑफ द केस में इस टेस्ट सेट को 1 मानेगी और 50% ऑफ द केस में इस टेस्ट सेट को 0 मानेगी। अगर दोनों का जो हमारा कोएफिशिएंट है वो बराबर आ जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर जो हमारी एल्गोरिदम है वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि
अब इस टेस्ट सेट के अंदर हमारी एल्गोरिदम कह रही है कि क्लास 1 और क्लास 0 होने की इक्वल चांसेस हैं। सो इन दैट केस अगर आप 1 असाइन करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी एल्गोरिदम 0.5% सॉरी 50% एरर दे रही है, और अगर आप 0 असाइन करते हो तब भी आपकी एल्गोरिदम 50% एरर देगी, क्योंकि हमारी एल्गोरिदम ही कह रही है कि भाई मुझे नहीं पता ये 1 या 0 इक्वल केस में हो सकता है। एल्गोरिदम एक तरह से वहां पर ब्रेक डाउन हो रही है। क्या बात समझ में आई? ठीक है, मैं फिर से बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी केस में ऐसा हो गया कि यार हमारा एल्गोरिदम कह रही है कि यार क्लास 0 और क्लास 1 का वेट बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर या उस पर्टिकुलर टेस्ट पॉइंट के अंदर हमारी एल्गोरिदम कह रही है कि चांसेस हैं कि 50% ऑफ द टाइम्स मैं इसको 1 बोलूंगा और 50% ऑफ द टाइम मैं इसको 0 बोलूंगा। इट्स अप टू द यूजर नाउ। अब यूजर के ऊपर है। अब हम कैसे चूज करते हैं? हम चूज करते हैं चल यार ऐसा कर पहला वाला उठा ले, चल यार ऐसा कर 0 वाला उठा ले। तो इट्स एक्चुअली उस केस में हमारी एल्गोरिदम ही ब्रेक हो रही है। अब उसके अंदर आप कोई भी चूज कर सकते हो, 0 या 1 कोई भी चूज करोगे, एल्गोरिदम में 50% ऑफ द एरर आएगी। ठीक है ना यार, एक पर्टिकुलर टेस्ट सेट में ऐसा होगा ना, अंडर फिटिंग नहीं बोल सकते उसको, सिर्फ एक पर्टिकुलर टेस्ट पॉइंट में ऐसा केस बनेगा, हमेशा तो ऐसा केस नहीं बनेगा ना भाई। एल्गोरिदम मान लो किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट केस में, किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट पॉइंट में थोड़ा सा ऐसा परफॉर्म कर गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी एल्गोरिदम पूरी खराब हो गई। ठीक है, वो तो आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा ना, मतलब यू हैव टू चेक द एक्यूरेसी ओवर द ओवरऑल टेस्ट सेट। सिर्फ एक पॉइंट से देखने पे हम नहीं बोल सकते कि एल्गोरिदम खराब है, अंडर फिट कर रही है, ओवर फिट कर रही है, जो भी है। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई। देखिए, हम लोगों ने डिसीजन ट्री के अंदर देखा था कि अगर डिसीजन ट्री के अंदर हम बहुत सारा अगर डेटा डाल देते हैं, बड़ा डेटा डाल देते हैं, तो वो फेल कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर हम बाइफर्केशंस करते हैं, और जितने ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उतनी ज़्यादा एल्गोरिदम होती है, और सॉरी उतने ज़्यादा कंप्यूटेशंस होते हैं, और जितने ज़्यादा नोड्स बनते चले जाएंगे या जितने ज़्यादा डायमेंशंस होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास क्लासिफिकेशन के ऑप्शंस होंगे। सो इट बिकम वेरी वेरी tedious, yeah, it's very very computationally extensive. So if we have a large data set, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी जो हमने डिसीजन ट्री में लिखी थी, शायद आपको याद हो, इफ वी हैव अ लार्ज डेटा सेट, देन अगर हमारे पास बहुत बड़ा कोई डेटा सेट है दोस्तों, तो उस केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, दो प्रॉब्लम है। एक तो डिसीजन ट्री become computationally very extensive, it become computationally extensive, and डिसीजन ट्री की खुद एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी, डिसीजन ट्री हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ओवरफिटिंग। ठीक है ना, ओवरफिटिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इसके अंदर। तो दोनों प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे? अगर हम अपनी एनसेंबल टेक्निक यूज करें, मतलब पूरा डेटा एक डिसीजन ट्री को नहीं देना है, हमें सबसेट्स ऑफ डेटा देने हैं। ठीक है ना, हमें सबसेट्स ऑफ डेटा देने हैं। सो इफ वी यूज the ensemble learning techniques, if we use the ensemble learning techniques in decision tree, then we get random forest। ठीक है ना, देन वी गेट रैंडम फॉरेस्ट, तो हमें रैंडम फॉरेस्ट मिल जाता है। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सी टेक्निक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या करेंगे, अपने उसको अपने डेटा सेट को ब्रेक करेंगे, वील एक्चुअली ब्रेक द डेटा सेट। ओके, सो वील ब्रेक द डेटा सेट। और यार तो भयंकर ही गर्मी हो रखी यार, बहुत ज्यादा गर्मी थी, भयंकर। ओके, so we'll break the data set into subsets,
ठीक है ना। और उसके बाद हम यहां पर इसकी एल्गोरिदम में ट्रेनिंग करवा देंगे दोस्तों। सब में अब डिसीजन ट्री ही यूज करना है हमें, ठीक है ना, डिसीजन ट्री यूज करना है। तो वील हैव लॉट ऑफ डिसीजन ट्रीज, बहुत सारे डिसीजन ट्रीज हो जाएंगे हमारे पास। और फाइनली कैसे डिसीजन लेना है ये तो आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोग थोड़ा सा इसको और कॉम्प्यूटेशनली एक्सटेंसिव बनाते हैं, थोड़ा सा इसमें एक नई चीज डालते हैं। मतलब नॉर्मल बैगिंग बूस्टिंग जैसा नहीं है ये, थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर, थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पर चीज़ों को पढ़ेंगे दोस्तों। जल्दी से एक बार देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी कहानी है वही एक तरह से हमने डिसीजन ट्री का यूज करके एनसेम्बल लर्निंग टेक्निक करी है, ठीक है ना। उसी को हमने रैंडम फॉरेस्ट का नाम दे दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इन द रैंडम फॉरेस्ट मॉडल अ सबसेट ऑफ द डेटा पॉइंट एंड अ सबसेट ऑफ फीचर इज सेलेक्टेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ईच डिसीजन ट्री। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, एक ऐड हुआ है बात, एक नई चीज आई है यहाँ पर कि हम जब सबसेट क्रिएट करेंगे तो सिर्फ सबसेट के डेटा पॉइंट्स नहीं लेंगे, सबसेट में डेटा पॉइंट्स तो लेंगे ऑब्वियसली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1000 पॉइंट्स है तो 1000 के 400 पॉइंट हम लेंगे या 500 पॉइंट जो भी आप लोगे, लेकिन साथ में हम सारे डायमेंशंस भी एक साथ नहीं रखेंगे। देखिएगा यहां पर जो सबसेट क्रिएट किया जा रहा है डेटा पॉइंट्स का, ठीक है ना, और तो यहां पर हम सबसेट ऑफ फीचर्स भी लेंगे। इसका मतलब यहां पर हम थोड़ा ऐड ऑन करेंगे, एक तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि यार हमें सिर्फ 1000 पॉइंट में से 400 पॉइंट नहीं चाहिए। अगर 1000 पॉइंट है जिसमें लेट से 20 डायमेंशन है तो हम बहुत सारे सबसेट्स क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल 500 पॉइंट्स के, जिनमें हो सकता है 4 डायमेंशन हम रखें, ठीक है। मतलब यहां पर हम सबसेट्स के साथ साथ फीचर्स में भी हम लोग सबसेट ले रहे हैं। तो सबसेट ऑफ डेटा पॉइंट्स विद सबसेट ऑफ फीचर्स, ठीक है। और यही करने की वजह से ये बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव हो जाता है। ठीक है ना, ओके। और फिर उसके बाद तो हमारा नॉर्मल चीज है कि डिसीजन ट्री हम कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास पॉइंट्स आ गए, डिसीजन ट्री हमने क्रिएट कर लिया, और डिसीजन ट्री आने के बाद हम फाइनल डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है ना, फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। सो इंडिविजुअल डिसीजन ट्री आर कंस्ट्रक्टेड फॉर ईच सैंपल, जो भी हमारे पास सैंपल आया होगा। ईच डिसीजन ट्री विल जनरेट एन आउटपुट, हमें पता है डिसीजन ट्री एक आउटपुट जनरेट करेगा। और फाइनल डिसीजन कैसे लेने, मेजॉरिटी वोटिंग करनी है या फिर हम एवरेजिंग कर सकते हैं, या फिर हम लोगों ने देखा था दोस्तों जैसे हम वेटिंग कर रहे थे इंडिविजुअल डिसीजन ट्री की, वो भी हम कर सकते हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक दोस्तों, इससे क्या होगा, इससे क्या हो सकता है, मतलब इससे क्या बेनिफिट होगा, एनीवन? सबसेट ऑफ फीचर्स लेने से क्या होगा, सबसेट ऑफ फीचर्स रैंडम फॉरेस्ट के अंदर लेने से क्या बेनिफिट हमें मिलेगा, एनीवन? सबसेट ऑफ फीचर्स लेने की वजह से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, एनीवन? सबसेट ऑफ फीचर्स लेने की वजह से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है? लो वेरिएंस, ट्रेनिंग टाइम रिड्यूस। देखिए यहां पे ना एक अलग एडवांटेज है, देखिएगा। तो अगर आप सोचें, मान लीजिए जैसा मैंने आपको बताया कि हम 4 फीचर्स के ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, 4 फीचर्स के ग्रुप बना रहे हैं, या 5 फीचर्स के, या हो सकता है कि हम चेंज भी करें। ऐसा नहीं है कि सभी सबसेट में 4 फीचर रखें, किसी में 4, किसी में 2, किसी में 3, किसी में, तो अलग अलग तरह के हम सबसेट्स क्रिएट कर सकते हैं विद सबसेट ऑफ द फीचर्स आल्सो। क्या इस टेक्निक से एक तरह से हम फीचर सिलेक्शन भी कर पाएंगे? क्योंकि हम ऑब्वियसली विल बी क्रिएटिंग ग्रुप्स ऑफ फीचर्स। हमने लेट्स से 2 के ग्रुप बनाए, 3 के ग्रुप बनाए, 4 के बनाए, 5 के बनाए। सो जो डिसीजन ट्री, फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें जिन सबसेट्स में सबसे अच्छे फीचर्स गए होंगे वो डिसीजन ट्रीज अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, और जिन सबसेट्स में खराब वाले फीचर्स गए होंगे जिनको हम रिमूव कर सकते हैं, वो जो डिसीजन ट्रीज हमारे बनेंगे, जो बेस लर्नर्स या वीक लर्नर्स बनेंगे, उनकी परफॉर्मेंस खराब होगी।
क्या बात आपको समझ में आ रही है? आई विल रिपीट। देखो सबसे पहले ये हो गया कि फीचर्स अगर हम रिड्यूस करेंगे तो फीचर्स को रिड्यूस करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारी कंप्यूटेशन बहुत कम हो जाएंगी एक डिसीजन ट्री को बनाने में, क्योंकि डिसीजन ट्री के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डायमेंशंस की। जितने ज़्यादा डायमेंशंस होंगे उतनी बार हमें हर एक नोड पर चेक करना पड़ेगा कि कैसे बाइफर्केशन करना है। लेकिन अगर हमने अपने डायमेंशंस को रिड्यूस कर दिया, लेट्स से 100 डायमेंशन थे, हमने 4 के ग्रुप्स बना दिए, 5 के बना दिए, कुछ 10 के बना दिए। इस तरह से हमने अगर बहुत सारे सबसेट्स क्रिएट किए तो बहुत सारे डिसीजन ट्रीज बनेंगे। लेकिन जिन डिसीजन ट्रीज के पास खराब डायमेंशंस का सेट आया होगा वो डिसीजन ट्रीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और जिन डिसीजन ट्रीज के पास अच्छा ग्रुप आया होगा फीचर्स का वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, दे विल परफॉर्म बेटर। सो ऑब्वियसली इसके अंदर एक इनहेरेंट फीचर है जो हमने पहले देखा था एम्बेडेड टेक्निक्स के अंदर, रेगुलराइजेशन और रैंडम फॉरेस्ट दोनों में फीचर सिलेक्शन टेक्निक होता है। तो एक तरह से ये जो हम काम कर रहे हैं सेट ऑफ फीचर्स, सबसेट ऑफ फीचर्स, तो ऑब्वियसली इट विल बिकम कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव क्योंकि आपको बहुत सारे सबसेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। बट ऐसा करने की वजह से एक तरह से हम फीचर सिलेक्शन भी कर पाएंगे, क्योंकि जो रैंडम फॉरेस्ट या जो डिसीजन ट्री या जो बेस्ड लर्नर हमारे खराब फीचर्स के सबसेट से क्रिएट होंगे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, उनको देखा जा सकता है कि यार ये तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसको हटाओ, इसको रिमूव करो, ठीक है, इसको रिमूव कर दो, इसको रखो ही मत, या फिर उसकी वेटिंग भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, वी कैन गिव सम वेट्स आल्सो। सो जो खराब परफॉर्म कर रहा है उसको वेट देकर, लोएस्ट वेट देकर या तो रखो ही मत, उसको हटा ही दो पहले ही, या उसको लोएस्ट वेट देकर उसको सिग्निफिकेंस को कम किया जा सकता है। सो लाइक दिस वी कैन डू सम काइंड ऑफ फीचर सिलेक्शन, ठीक है ना। ऑब्वियसली रिपीट हो सकते हैं फीचर्स, ठीक है। आपको यहां पर एक तरह से वो याद करना पड़ेगा जो एक्सटेंसिव या एग्जॉस्टिव फीचर सिलेक्शन मेथड हमने देखा था ना, जहां पर हम बहुत सारे सबसेट्स क्रिएट कर रहे थे। वो इतने सारे नहीं करेंगे इसके अंदर, बट वी विल ट्राई टू क्रिएट एज मैनी एज पॉसिबल, जितना हम कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 4 के हमने क्रिएट किए, कुछ 5 के हमने क्रिएट किए। सो वी कैन हैव कंप्यूटेशंस के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि जिन डायमेंशंस, जो डायमेंशंस खराब डायमेंशंस हैं, उससे अगर कोई डिसीजन ट्री क्रिएट हो रहा है वो खराब परफॉर्म करेगा, उसको हटा दो। और जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसके पास फीचर्स अच्छे वाले जा रहे होंगे, ऑब्वियसली वो पता चल जाएगा, वो उसको हम रख सकते हैं, राइट। चलिए, वो तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना, वो तो बाद में पता चलेगा ना सिद्धार्थ भैया। देखो अगर आप फॉर एग्जांपल पहले से ही देख लेते हो कि यार ये फीचर खराब है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको रिमूव कर दो। लेकिन वो तो हमें पता ही नहीं है ना, वो तो हमने डायरेक्टली डेटा सेट के अंदर है, डायरेक्टली हम उसको ब्रेक करेंगे और फिर जाके पता चलेगा कि यार ये वाले डायमेंशंस जो 3-4 हमने रखे थे, या जो इनका जो ग्रुप है ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, रिमूव देम। तो वो तो बाद में पता चलेगा ना, पहले थोड़ी पता होगा हमें। अगर हमें पहले पता होता तो ऑब्वियसली विल नॉट डू इट सिद्धार्थ भैया। हमें पहले पता थोड़ी है कौन से डायमेंशंस अच्छे हैं कौन से नहीं है। ओके, सो एक तरह से सबसेट ऑफ फीचर्स करने से कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव तो हो जाएगा ये, बट इट विल गिव अस द पावर ऑफ फीचर सिलेक्शन। It will give us the power of feature selection, not as extensive as in wrapper method. रैपर मेथड में तो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव, वो तो उसका काम ही यही है, एक तरह से आप समझ सकते हो। रैपर मेथड का तो काम ही यही है कि भाई फीचर्स ढूंढने हमें, ठीक है ना। लेकिन इसका काम दोनों हो रहा है, ट्रेनिंग भी साथ में हो रही है और फीचर सिलेक्शन भी साथ में हो रहा है, ठीक है। ओके, सो इट गिव्स सम पावर ऑफ फीचर सिलेक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली कंप्यूटेशनली बहुत एक्सटेंसिव होगा। अब व्हाट डू यू थिंक इसके अंदर, मतलब आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। रैंडम फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, मतलब इट्स लाइक वेरी वेरी कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव, ठीक है। अब आप सोचिए इसके अंदर कौन कौन से हाइपर पैरामीटर्स हो सकते हैं। मतलब अगर हम रैंडम फॉरेस्ट टेक्निक को यूज कर रहे हैं, या अगर आप रैंडम फॉरेस्ट टेक्निक को यूज करोगे, अगर हम रैंडम फॉरेस्ट टेक्निक को यूज करेंगे तो इसके अंदर कौन कौन से हाइपर पैरामीटर्स आपको चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहला तो यह है कि हम कितने सबसेट क्रिएट करेंगे, सबसेट्स के अंदर कितनी डायमेंशंस रखेंगे,
ठीक है, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 10 रखेंगे, कहां से हमें शुरुआत करनी है? तो सबसे पहला तो यही हो जाएगा कि यार हमें कौन कौन सी, देखिए ऑब्वियसली ऐसा हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई बेकार सा कंप्यूटर है, ठीक है, आप नहीं कर सकते थे कंप्यूटेशन, तो आपके लिए डिसीजन ट्री बढ़िया है, आप सिंगल डिसीजन ट्री क्रिएट करो और काम चला लो। ठीक है, इफ यू हैव अ गुड कंप्यूटर जो कंप्यूटेशंस कर सकता है, गो फॉर रैंडम फॉरेस्ट, सिंपल सी बात है, कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव होगा बट इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स, लाइक ओवरफिटिंग कभी नहीं होगी। और जैसा कि हमने कल की क्लास में भी देखा था कि जो एंसेंबल टेक्निक होती है उनका वेरिएंस बहुत कम होता है, बायस भी कम होता है, तो दे ऑलवेज परफॉर्म बेटर देन द सिंगल एल्गोरिथम। ठीक है, एंसेंबल टेक्निक ऑलवेज परफॉर्म बेटर देन अ सिंगल एल्गोरिथम, दैट्स अ फैक्ट। ठीक है, ओके। तो यहां पर सबसे पहले क्या हो सकता है दोस्तों, हाइपर पैरामीटर। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहां पर हम कितने सबसेट्स क्रिएट करेंगे, सो नंबर ऑफ सबसेट्स। दूसरा, नंबर ऑफ डायमेंशंस इन सबसेट्स। वो चेंज भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है फिक्स है कि आप बढ़ा भी सकते हो, किसी में 4, किसी में 10, किसी में 20, ऐसे करके। और कौन कौन से थ्रेशोल्ड्स हो सकते हैं और कौन कौन सी बातें हो सकती हैं दोस्तों, यस वो तो डिसीजन ट्री वाली कहानी तो रहती ही है इसके अंदर। सो डिसीजन ट्री वाली कहानी तो रहेगी, राइट। सो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द डिसीजन ट्री, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ डिसीजन ट्री। उसके बाद वो सब गिनी इंप्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा दोस्तों, कितना गिनी इंप्योरिटी होना चाहिए कि हम उसको ब्रेक करें, फर्दर स्प्लिट करें। तो गिनी इंप्योरिटी, इंफॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट था, वो सब थ्रेशोल्ड्स तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। बाकी और सब ये भी ऐड हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स हम बनाएंगे, नंबर ऑफ डायमेंशंस इन सबसेट्स हम रखेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें भी हम और ऐड करते जाएंगे। सो इट बिकम वेरी वेरी लेंदी, थोड़ा लेंदी हो जाता है बट इट एक्चुअली गिव्स अ गुड परफॉर्मेंस, ठीक है ना। ओके, सो इसमें बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स हमें रखने पड़ेंगे, जैसा कि हमने थोड़ा बहुत देखा। स्प्लिटिंग थ्रेशोल्ड, वही गिनी इंप्योरिटी, इंफॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी वाला। मैक्सिमम नंबर ऑफ फीचर्स अ ट्री कैन यूज एंड द नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज टू बी कंस्ट्रक्टेड, वो बात हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली, तीनों चीजें, ठीक है। ओके, सो रैंडम फॉरेस्ट से क्या क्या एडवांटेज होंगे दोस्तों हमें? रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग, ठीक है, ओवरफिटिंग कभी नहीं होगी अब यहां पर। दूसरा, फीचर सिलेक्शन टेक्निक भी इसके अंदर होगी। तीसरा, लो बाइज एंड लो वेरिएंस। लो बाइज एंड लो वेरिएंस। और कुछ हो सकता है दोस्तों, एनीवन? पावर ऑफ फीचर सिलेक्शन, ठीक है, रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग, लो बाइज एंड लो वेरिएंस, परफॉर्मेंस तो बढ़िया होगी विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन ट्री। और कुछ भी हो सकता है दोस्तों इसके अंदर, देख लेते हैं। हाँ वो कर दिया ना, लो बाइज एंड लो वेरिएंस कर दिया ना, लो बाइज एंड लो वेरिएंस। तो अगर हम यहां पर देखें दोस्तों, तो रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग ये तो है ही है, ये ओवरफिटिंग तो हो ही नहीं सकती ना, बिकॉज किसी भी इंडिविजुअल डिसीजन ट्री के पास पूरा डेटा ही नहीं है, तो ओवरफिटिंग कहां से करेगा, ठीक है ना। नो इंडिविजुअल ट्री हैज द होल डेटा, पूरा डेटा है ही नहीं किसी के पास, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियसली ये तो ठीक है, तो उसकी भी है ना, एक्यूरेसी तो रहती है, लेकिन ये वाली जो प्रॉपर्टी है डिसीजन ट्री की भी रहती है, ये रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों में यूज होता है, ये तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और फीचर सिलेक्शन या फीचर इंपॉर्टेंस हम देख पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है। बाकी वही चीजें हैं जो हमने यहां पर देखी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ऑब्वियसली की चैलेंजेस क्या होंगे यहां पर, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स हम लोगों ने पहले ही देख ली थी दोस्तों, आई होप आप लोगों को ध्यान भी होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है, कॉम्प्यूटेशनली एक्सटेंसिव हो जाएगा,
मतलब जो भी प्रॉब्लम एनसेम्बल टेक्निक की थी ना वही यहां पर आ सकती है। कभी कभी ऐसा केस हो सकता है कि अगर हम लोगों ने नहीं लो कंप्यूटेशन नहीं है भैया, ज्यादा कंप्यूटेशन है वैभव भैया, क्योंकि यहां पर आपको सबसेट्स के अंदर फीचर्स भी अलग, मतलब बहुत सारे सबसेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, फीचर्स देखने पड़ेंगे, अलग अलग हाइपर पैरामीटर्स है हमारे पास जिसको देखना पड़ेगा। डिसीजन ट्री में तो सिंपल सी बात है, रूट नोड से शुरुआत करो, ब्रेक करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ब्रेक करते जाओ। लेकिन यहां पर हमें बहुत सारे डिसीजन ट्री क्रिएट करने हैं, अलग अलग सबसेट्स क्रिएट करने हैं, तो ऑब्वियसली ठीक है ना, कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव होगा। मेमोरी स्पेस थोड़ा बोल सकते हो आप, बट नॉट मच, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि मेमोरी बहुत ज्यादा कोई खा रहा है, ठीक है ना, सो नॉट अ बिग डील, ठीक है। और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, सिंपल सी बात है, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कॉम्प्यूटेशनली एक्सटेंसिव है, वही बात हमने देखा दोस्तों, ठीक है ना। ओके, रिक्वायर मोर रिसोर्सेज, ये तो सिंपल सी बात है कि यार हमें ना रिसोर्सेज का मतलब ये है कि हमें ज्यादा अच्छे कंप्यूटर्स चाहिए होंगे या प्रोसेसर्स चाहिए होंगे फॉर कंप्यूटेशंस, ठीक है। और डेटा को स्टोर करने के लिए भी हमें यहाँ पे ज्यादा मेमोरी चाहिए होगी, तो लिख देते हैं यहाँ पे मोर मेमोरी, बट बहुत ज्यादा बड़ा कोई पॉइंट नहीं है। एक प्रॉब्लम जो हमने कल देखी थी दोस्तों एनसेम्बल टेक्निक के अंदर, वो यहां पर हमें लिख देनी चाहिए कि हमें अपना डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि सबसेट्स के अंदर डेटा हमने बहुत ज्यादा नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे डिसीजन ट्री जो है वो अंडर फिट कर रहे हैं। सो द सबसेट शुड बी गुड इनफ, the subset should be good enough such that decision tree do not underfit, ठीक है। ये बात हम लोगों ने कल एनसेम्बल टेक्निक में भी देख ली थी, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं, इट्स ओके ओके बात, ठीक है ना। और ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स तो है ही है, तो वही सब चीजें हैं दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है ना, चलिए, तो ठीक है, इसमें मुझे लगता है कि सारी बातें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में तो वैसे भी हमें नहीं पढ़ना था, ठीक है ना, बट इतना हमने देख लिया कि अगर कोई सवाल आएगा एक नंबर का तो वी कैन हैंडल इट। तो वैसे आप देखोगे तो इट्स सिंपल है, एनसेम्बल टेक्निक, जिसके अंदर हमने एक फीचर सिलेक्शन का एक फीचर भी ऐड कर दिया है, ठीक है, एक एडवांटेज हमने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट को, ठीक है। मैं पढ़ देता हूं, वैसे सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नॉट अ बिग डील, ठीक है। सो डिसीजन ट्री नॉर्मली सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग, ठीक है ना, ओके। द रैंडम फॉरेस्ट आर क्रिएटेड फ्रॉम सबसेट्स ऑफ द डेटा एंड द फाइनल आउटपुट इज बेस्ड ऑन द एवरेज और मेजोरिटी रैंकिंग। प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग तो यहां पे कभी होगी ही नहीं, ठीक है। सिंगल ट्री इज फास्टर इन कंप्यूटेशन, वो तो सिंपल सी बात है, जल्दी से कंप्यूट कर देगा और उसमें जो ट्रेनिंग टाइम है वो भी कम होगा। ऑब्वियसली ये स्लो होगा, इट इज अ स्लोअर प्रोसेस, ट्रेनिंग में भी और टेस्टिंग में भी, ठीक है ना। ये ट्रेनिंग में भी स्लो है और टेस्टिंग में भी स्लो है, क्योंकि आपको पता है टेस्टिंग के अंदर सबसे पहले हम सारे डिसीजन ट्री का रिजल्ट निकालेंगे और फिर कंपेयर करेंगे या एवरेज निकालेंगे, जो भी है। सो ऑब्वियसली इट्स स्लो इन केस ऑफ बोथ टेस्ट एंड टाइम ट्रेन। सो ये दोनों में ट्रेन और टेस्ट जो है वो फास्टर है, ओके। नेक्स्ट, when a data set with the feature is taken as the input by the decision tree, it will formulate some rules to make predictions, ठीक है, वो तो पता ही हमें। the random forest randomly select the observations, build a decision tree and take the average result, it doesn't use any set of the formulas। थोड़ा वेग टाइप का है, ऐसा कुछ इसका मीनिंग नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये सब चीजें हम कर पा रहे हैं, इसमें कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो इतना हमारे लिए काफी है, एक जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू हमने एनसेम्बल टेक्निक, फीचर सिलेक्शन और रैंडम फॉरेस्ट का देखा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया, अगर कोई सवाल आता है भूला भटका कहीं से तो आप उसको कर पाओगे, और इसमें कोई ऐसा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन वो डिसीजन ट्री जैसा ही बनेगा, ठीक है ना, कि हो सकता है हमें 3-4 डिसीजन ट्रीज दे दिए, तो देन इन दैट केस वी कैन वर्क ऑन इट इजीली।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू दोस्तों, अब हमें नेव बेस्ड एल्गोरिदम की तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन एंड मैप, मैक्सिमम ए पोस्टीरियोरी प्रोबेबिलिटी। देखने में दोनों चीजें बड़ी गंदी लगती हैं, मतलब ऐसा लगता है यार ये बहुत लंबे लंबे नाम है, क्या कॉम्प्लिकेटेड चीजें होंगी, बट ओवरऑल ये चीजें आसान है। समझते हैं, ये डेफिनेशन है, बट डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारे पास लेट्स से ये पूरा एक डेटा है, लेट्स से इलेक्शन का डेटा है, मान लीजिए भारत देश में अभी इलेक्शन हुए हैं, तो मान लीजिए यहां पर कोई इलेक्शन का डेटा हमारे पास है, ये पूरा। अब यहां पर दोस्तों आप सभी को पता है कि जब इलेक्शन का डेटा बहुत बड़ा होता है, ऑब्वियसली इट्स लाइक ऑफ 100 करोड़ लोगों का डेटा है ये, लेकिन जब हम यहां पर सैंपल करेंगे, जब हम अपनी मॉडल को, किसी भी मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं, तो 100 करोड़ डेटा का तो कभी यूज करते ही नहीं है हम। अगर कोई ट्रेनिंग डेटा क्रिएट करते हैं तो वो इसका एक सैंपल होता है, तो ओवरऑल डेटा का एक छोटा सा सैंपल हम पकड़ लेते हैं और इसी सैंपल को लेकर हम अपनी सारी बातों को रखते हैं कि भाई हमारा लीनियर रिग्रेशन हम इसी पे ट्रेन करेंगे, इसी पे, या KNN इसी पे ट्रेन होगा, क्योंकि ये ओवरऑल डेटा तो अवेलेबल वैसे भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। सो इस पूरे डेटा का 100 करोड़ लोगों का डेटा है, हम जब भी एनालिसिस करते हैं तो इसके एक छोटे से सैंपल को लेकर एनालिसिस करते हैं। तो whenever analysis is done, we take a small sample from the data, ठीक है ना, we take a small sample from the data। अब हम लोग इसी सैंपल, हाँ ऐसा कुछ आप कह सकते हो, जैसे हमारे जो पोल्स में जो रहता है, ठीक है ना, हाँ पॉपुलेशन प्रेडिक्शन भी आप कह सकते हो, या नॉर्मल सी बात जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आजकल की डेट का है वो है एग्जिट पोल्स, कि भाई हमने यहाँ पर 100 करोड़ लोगों का, लेकिन जो 1-2 लाख लोगों से पूछ पाछ के ये पूरे भारत देश में 370 सीटें जो है मोदी जी को दिखा देते हैं, ठीक है, ओके। सो इसका मतलब सब बोगस है एक तरह से, आप ये कह सकते हो, ठीक है, सब बेकार की बातें हैं वो सब। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि कोई एनालिसिस नहीं होती, ऐसे ही दे देते हैं कुछ भी नंबर्स की, देखी जाएगी बाद में अपने आप ही, थोड़ा बहुत तो एरर रहता ही है, तो लेट्स, पता नहीं, चलिए ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब यहां देखते हैं दोस्तों, ये हमने एक सैंपल लिया, नाउ हमारा टास्क क्या है दोस्तों, नाउ our task is to use this sample, to use this sample data to predict the parameters of the probability distribution। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, to predict the parameters of the probability distribution of the whole data। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों इस बात को, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहां पर, हमारे पास ये पूरा एक डेटा है दोस्तों 100 करोड़ लोगों का, लेकिन हम इसमें से कुछ एक सैंपल ले लेते हैं 1-2 लाख लोगों का, और उससे हम क्या करते हैं दोस्तों, ये सैंपल हम ले लेते हैं, इसी से एनालिसिस करते हैं सारी की सारी। क्या एनालिसिस करनी है हमें,
हमें ये एनालिसिस करनी है कि हम इस छोटे से सैंपल को यूज करके वी वांट टू प्रेडिक्ट द पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स क्या भी देखेंगे, द पैरामीटर्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द होल डेटा। ठीक है, अब यहां पर आप बोलोगे कि सर लेट्स से, ये भी डेफिनेशन पीछे जो लिखी है उसको देखेंगे, बट पहले एक बात समझते हैं। सो अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझते हैं ना आप, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? हमारे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारा डेटा एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो रैंडम डेटा है पूरा एक तरह से, क्योंकि पता ही नहीं है हमें, तो हमारे पास तो वो छोटा सैंपल है, तो हमारे पास जो पूरा डेटा है उसको हम एक रैंडम वेरिएबल मान सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है दोस्तों? सो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डेटा का पीडीएफ, डेटा इज अ रैंडम वेरिएबल और डेटा का पीडीएफ, ठीक है, डेटा का पीडीएफ। सो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन data is a random variable and data distribution का मतलब ये हो गया दोस्तों पीडीएफ ऑफ डेटा। आई होप पीडीएफ का मतलब आप सभी को पता है, दैट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द दिस। सो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों, या फिर आप कह सकते हो डेटा का पीडीएफ। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि डेटा का पीडीएफ, अगर मैं आपसे कहता हूं गॉसियन है, अगर मैं आपसे कहता हूं यार डेटा का जो पीडीएफ है वो गॉसियन है, डेटा का जो पीडीएफ है वो गॉसियन है, तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों? अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास पूरा जो डेटा है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो पीडीएफ है वो गॉसियन है, कोई भी हो सकता है, गॉसियन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, देखेंगे, बट मान लो गॉसियन है, ठीक है। सो हमारे पास पूरा डेटा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब उसका जो पीडीएफ है वो गॉसियन है, ठीक है। अब हमारा टास्क ये है कि इस छोटे से सैंपल का यूज करके हमें इस पूरे डेटा के पीडीएफ को प्रेडिक्ट करना है, या फिर आप ये कह सकते हो इस पूरे डेटा के पीडीएफ के पैरामीटर्स को निकालना है। सो नाउ दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक, इस गॉसियन पीडीएफ के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? ठीक है, तो आप बोलोगे सर दो पैरामीटर्स हैं। सिंपल सी बात यह है कि एक तो हमारा सिग्मा स्क्वायर और ये हमारा म्यू, ठीक है, ये गॉसियन का होता है। अगर मान लीजिए दोस्तों आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो यही आता है ना। तो यहां पे कौन सा पैरामीटर है दोस्तों? यहां पे वी हैव अ सिंगल पैरामीटर दैट इज लैम्डा। तो अगर हमें लैम्डा पता चल गया तो पीडीएफ पता चल जाएगा, अगर हमें सिग्मा या म्यू पता चल गया तो हमें पीडीएफ पता चल जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं? जल्दी से एक बार बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर दोस्तों क्या आपको मतलब समझ में आया? मतलब यह है कि अगर हमारा डेटा, जनरली आप देखोगे जो कॉन्टिन्यूअस टाइप का डेटा रहता है वो गॉसियन रहता है। सो अगर हमारा डेटा गॉसियन है, डेटा मतलब ओवरऑल की बात कर रहा हूं, ओवरऑल, लेकिन हमारे पास छोटा सा सैंपल अवेलेबल है, तो हमें क्या करना है, उस सैंपल को यूज करके हमें उसका म्यू और वेरिएंस निकालना है।
दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। ये बात तो हमें समझ में आ गई, राइट? सो अगर हम पीछे चलते हैं, डेफिनेशन को समझते हैं, तो ध्यान से देखिए दोस्तों क्या लिखा है डेफिनेशन में। सो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, आपको समझ में आ गया क्या करना है? पूरा डेटा है, पूरे डेटा का पीडीएफ या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी हो सकता है, गॉसियन, एक्सपोनेंशियल, इट कैन बी रेले डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, इट कैन बी लाप्लेसियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। आई होप आप सभी लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा सबके बारे में। सो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है ना? अब हमें क्या करना है, हमें उस छोटे से सैंपल को यूज करके जो भी हम लगता है, हमें फील होता है कि यार इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल होगा या गॉसियन होगा, हमें उस पीडीएफ की जो डिस्ट्रीब्यूशन की पैरामीटर्स निकालने हैं, जैसे म्यू और वेरिएंस या लेमडा, या अगर हम बात करें रेले डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, उसके अंदर सिर्फ सिग्मा होता है, वो हमें निकालना है, ठीक है ना? इस तरह से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। सो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यूज्ड टू एस्टिमेट the parameters of the probability distribution that best describe the given data set। मतलब क्या है कि हमें वो पैरामीटर्स निकालने हैं जो हमारे डेटा सेट के डिस्ट्रीब्यूशन को बेस्ट डिस्क्राइब करें, ठीक है? ओके, द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड द एमएलई इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स। आइए अभी स्टेटमेंट को अभी देखेंगे। ओके, सो अभी इतना काफी है हमारे लिए, ठीक है ना? इस पे अभी आते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमें समझ में आया। अब देखिए, इसको मैं एक पूरा क्वेश्चन करा देता हूं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। विल कम बैक टू दिस लास्ट टू लाइन अगेन। ओके, चलिए, तो मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सो पहले सब लोग बता दीजिए, क्या ये बात आपको समझ में आई जो मैं बताना चाह रहा था दोस्तों? क्या आपको यहां पर जो लिखा गया है वो क्लियर है? क्या आपको यहां पर जो लिखा गया उसकी स्टार्टिंग की 2 लाइन सबको क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको ये बात समझ नहीं आई हो? अगर थोड़ी बहुत भी रह गई है, लाइक 1 या 2% या 10% समझ नहीं आई है बात, अभी एग्जाम्पल से पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। अभी एग्जाम्पल से पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। तो लेट्स अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, सो लेट द डेटा हैज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। Let the data has Gaussian distribution मान लीजिए डेटा के पास Gaussian डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, ठीक है? अब अगर Gaussian डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो हमें पता है कि यार हमारा जो उसका पीडीएफ होगा ये हो जाएगा इसका पीडीएफ। नाउ दोस्तों आगे चलते हैं। लेट द डेटा हैज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? ये मैंने अलग पार्ट कर लिया है, ठीक है? नाउ इफ वी हैव a sample of the data containing points of value x1 x2 x3। मैं सिंगल डायमेंशन का केस ले रहा हूं, ठीक है ना? अगर इसमें मल्टी डायमेंशन ले लेंगे तो बैंड बच जाएगी। सिंगल डायमेंशन का डेटा ले रहा हूं, ठीक है ना? सिंगल डायमेंशन डेटा है हमारे पास, ठीक है ना? तो यहां पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वैल्यू x1 x2 x3 x4 x5 एंड सो ऑन, ठीक है ना? अब यहां पर दोस्तों हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स आ गए, ठीक है ना? ओके, नाउ हम ये मानते हैं ये जो डेटा पॉइंट्स हैं ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। दीज डेटा पॉइंट्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, या सैंपल पॉइंट्स आप कह लो। These point in samples, the sample of the data
आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है ना, दीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, ये सब इंडिपेंडेंट हम मान लेते हैं। ओके, नाउ दोस्तों हमें क्या करना है, हमें एक मिनट के लिए अगर आप पेन छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो नाउ हम क्या करते हैं दोस्तों, इनके प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस डेटा, probability of getting this sample, yeah, these samples, ठीक है। so probability of getting these samples, that is probability of getting x1 x2 x3, मैं इसको अगर एक एग्जांपल से समझाऊं, ये सब वैल्यूज हैं दोस्तों। लेट्स से ये 10 हो सकता है, ये 20 हो सकता है, ये 15 हो सकता है, ये लेट्स से 18 हो सकता है, ये 25 हो सकता है। तो दीज आर सिंपल वैल्यूज, ये सिंपल वैल्यूज हैं जो हमने किसी एक डेटा से निकाला है, और उस डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये वाला गॉसियन है, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे दोस्तों, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन xn values will be equal to, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सब इंडिपेंडेंट हैं। तो क्या मैं यहां पर इन सब की प्रोबेबिलिटीज को अलग कर सकता हूं दोस्तों? एज यू ऑल नो, इंडिपेंडेंट के केस में ये ऐसे ब्रेक हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वैल्यू x2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वैल्यू x3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वैल्यू x4 एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वैल्यू xn, ठीक है ना। मैं फिर से आपको बताता हूं क्या किया है मैंने, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास कुछ वैल्यूज आ रही है, 10 आ रही है वैल्यू, 15 आ रही है, 20 आ रही है, ये सब सिंगल डायमेंशन के x के वैल्यूज हैं, राइट, सिंगल डायमेंशन के x के वैल्यूज हैं। ओके, सो हमारे पास वैल्यूज आ रही है 10, 15, 20, 5, 8, लेट्स से 12 एंड सो ऑन। तो ये हमें सैंपल डेटा मिल गया, ये हमारे पास सैंपल है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द वैल्यूज 10, 15, 20, 5, 8, 12? इट सिंपली इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 15 एंड सो ऑन। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट डेटा पॉइंट्स हैं ये, या इंडिपेंडेंट है सैंपल्स एक दूसरे से, ठीक है। ओके, ओके, सो दोस्तों अगर हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन है और ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, हमारे डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वैल्यू x1? कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, हाउ टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वैल्यू x1? हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वैल्यू x1? x1 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अगर हमारे पास कोई पीडीएफ है जो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी शो कर रहा है 1/n, नहीं, इक्वल प्रोबेबिलिटी के नहीं है ना सारे भाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार ये गॉसियन पीडीएफ है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि सब पॉइंट्स की वैल्यू अलग, सबके अलग अलग प्रोबेबिलिटी होगी ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50, यहाँ पे लेट्स से 10 है, यहाँ पे 5 है। तो आप देख सकते हो हर एक की जो प्रोबेबिलिटी मार्किंग है वो अलग अलग होगी, राइट। हर एक की प्रोबेबिलिटी मार्किंग अलग अलग होगी, राइट। दे ऑल आर नॉट इक्वी प्रोबेबल, तो नहीं है सारे पॉइंट सब इक्वी प्रोबेबल तो नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं px1 निकालना चाहूं तो क्या मैं px को क्या करूंगा दोस्तों? तो सिंपल सी बात है, आप ये कह सकते हो कि ये अगर हमारा पीडीएफ है, देन द प्रोबेबिलिटी या टू गेट
वैल्यू x1, the probability will be 1 upon under root of 2 pi sigma square e to power minus x1 minus mu whole square अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। मतलब क्या किया हमने, सिंपली क्या कर दिया एक तरह से, आप देखो यार ये हमारा कुछ गॉसियन होगा जो मुझे अभी पता नहीं है, आई डोंट नो दैट गॉसियन, मुझे नहीं पता वो गॉसियन अभी, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता अभी म्यू और सिग्मा हमें नहीं पता, तो इसलिए आई डोंट नो द पीडीएफ, हमें पीडीएफ नहीं पता है, लेकिन फिर भी वी कैन से कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 निकालेंगे, 0 से x1 क्यों करेंगे यार, हमें तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 चाहिए ना, हमें प्रोबेबिलिटी 0 से x1 तो नहीं चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी 0 से x1 तो नहीं चाहिए, तो वी कैन सिंपली से इट्स नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस, राइट, वी आर सिंपली, मुझे प्रोबेबिलिटी 0 से x1 नहीं चाहिए, तो मैं 0 से x1 थोड़ी इंटीग्रेट करूंगा यार, सिंपल सी बात है, मुझे तो प्रोबेबिलिटी उस वैल्यू की चाहिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या वैल्यू आ रही है, क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो यहां पर अगर हम देखें ये हमारा पीडीएफ है, तो आई कैन से कि यार यहां पर मैं सिंपली वैल्यू पुट कर दूंगा x1, तो आई गेट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ओके, इज इट फाइन, इज इट फाइन। हमारे पास एक गॉसियन है दोस्तों, हमें अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई ये वैल्यू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलो यार पीडीएफ के अंदर वैल्यू डाल दो, आपको मिल जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ओके। सो बिल्कुल इसी तरह से दूसरे की भी आ जाएगी, ऐसी तीसरा पॉइंट डाल देंगे एंड सो ऑन, ऐसी एनएच पॉइंट डाल देंगे, सबका प्रोडक्ट हो जाएगा ये, क्या ये ठीक है, सबका प्रोडक्ट हो जाएगा ये, ठीक है, सबका प्रोडक्ट हो जाएगा ये, ठीक है, आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबका प्रोडक्ट हो जाएगा ये, आई होप ये बात सबको दिख रही है, ठीक है, आई होप ये बात आप सभी को दिख रही है, तो सबका प्रोडक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अब सोच के देखिए दोस्तों, सोच के देखिए कि हमारे पास जो डेटा आ रहा था, जो हमने सैंपल लिया था, सॉरी जो सैंपल लिया था, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, द प्रोबेबिलिटी टू गेट दैट सैंपल वैल्यूज, ये जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, x2, x3, ये सब हमने किया है, इसका मतलब क्या है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दोज सैंपल वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दो सैंपल वैल्यूज इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट मान लिए हैं सभी पॉइंट्स को, इट इज सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 एंड सो, सबको हमने इस तरह से लिखा और ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, वैसे इसमें यहां पे कुछ करेक्शन मुझे करना है, अभी मैं थोड़ा सिंपलिस्टिक तरीके से समझा रहा हूं, इसमें एक छोटा सा करेक्शन करना है, करूंगा अभी, ओके। नाउ व्हाट विल आई डू, अब मैं आगे क्या करूं, क्योंकि अब मेरा टास्क क्या है, अब मेरा टास्क है आई हैव टू फाइंड द म्यू एंड सिग्मा, मुझे अब ये म्यू और सिग्मा ही तो फाइंड करने हैं ना, बिकॉज यही पैरामीटर्स थे हमारे ओरिजिनल गॉसियन के, जो अभी पता नहीं है मुझे, अननोन है, ओके। सो लेट्स से, ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल कोई न्यूज चैनल वाला है, उसने नॉर्मल सर्वे किया, 1-2 लाख लोगों का सर्वे किया, ठीक है, 1-2 लाख लोगों का सर्वे किया, अब उस चैनल को लगा कि लेट्स से फलाना पार्टी, लेट्स से पार्टी नंबर ए जीतने वाली है, ठीक है, पार्टी नंबर ए जीतने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा, उसको अपने सैंपल से लगा कि पार्टी नंबर ए जीतने वाली है, तो वो क्या करेगी, ध्यान से सुनिएगा, तो वो क्या करेगी, वो म्यू और सिग्मा को ऐसा रखने की कोशिश करेगी, म्यू और सिग्मा को ऐसा रखने की कोशिश करेगी जिससे ओवरऑल डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ओवरऑल डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पार्टी ए को जिताने के लिए इंक्लाइन हो जाए, ऐसे ही होगा ना, सोच के देखिए, अगर कोई न्यूज चैनल वाला है, उसने डेटा कलेक्ट किया कि पार्टी ए जीतने वाली है इस इलेक्शन को, तो वो अपने प्रेडिक्शंस को ऐसा रखेगी, अपने म्यू और सिग्मा को ऐसा रखेगी कि जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पार्टी ए की तरफ इंक्लाइन होगा, ठीक है। किसी न्यूज चैनल वाले को लगा कि नहीं नहीं पार्टी बी जीतने वाली है, दूसरी पार्टी जीतेगी भाई, तो वो अपने म्यू और सिग्मा को ऐसे चेंज करेगी जिससे कि पार्टी बी जीते,
एंड सो ऑन, पार्टी सी पार्टी डी एंड सो ऑन, ऐसे ही होगा। तो दोस्तों हर एक एल्गोरिदम या हर एक न्यूज चैनल वाला अपने सैंपल्स को सबसे अच्छा मानता है। वो कहता है कि नहीं नहीं यार, यही सैंपल सबसे बेस्ट हैं, यही सैंपल सबसे बेस्ट हैं, और यही सैंपल सबसे बेस्ट हैं। तो इन सैंपल्स को मिलने वाली प्रोबेबिलिटी, दैट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट दी सैंपल्स, प्रोबेबिलिटी टू गेट दी सैंपल्स, जो कि इसके बराबर है, हमने सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिया है, जिससे हमने ये रिजल्ट निकाल लिया, जिससे हमने रिजल्ट निकाल लिया। तो दिस इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी टू गेट दीज सैंपल्स, प्रोबेबिलिटी टू गेट दीज सैंपल्स। अब अगर हम क्या, हमें कुछ सैंपल, हमारे पास पूरा डेटा था, हमें कुछ सैंपल्स मिले, हमने उन सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी को निकाल लिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि इन सैंपल, अब हमें यह करना है कि ये सैंपल्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी को हमें मैक्सिमाइज करना है। मतलब हम चाहते हैं कि यही सैंपल्स हमें बार बार मिलें डेटा सेट को। अगर जब भी मैं डेटा सेट में से अगर कुछ कंटेंट निकालूं तो मुझे यही सैंपल्स मिलने चाहिए। आई जस्ट वांट दैट, आई वांट टू मैक्सिमाइज द लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग दीज सैंपल्स अगेन फ्रॉम द डेटा। वो कैसे कर सकता हूं मैं? आई वांट टू मैक्सिमाइज, नॉट इक्वल टू 1, आई वांट टू मैक्सिमाइज द लाइकलीहुड, ध्यान से सुनिएगा, I want to maximize the likelihood of this sample. I want to maximize कि भैया ये जो सैंपल्स हमें किसी डेटा सेट से मिले हैं, इन सैंपल्स को मिलने की प्रोबेबिलिटी I want to maximize it. I'll write, उससे शायद समझ में आएगा। देखिए, तो हमने क्या किया दोस्तों, ये हमारे पास पूरा डेटा था, हमें इस डेटा में से एक छोटा सा सैंपल साइज निकालना है। हमने इस सैंपल को जो प्रोबेबिलिटी मिल रही है, मतलब एक सैंपल की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली कि भाई सैंपल के अंदर कुछ डेटा थे x1 x2 x3 x4, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी को निकाल लिया। दिस इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट द सैंपल्स, यही वाला सैंपल जो मिला है हमें। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट दिस सैंपल। दिस इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट दिस सैंपल। सैंपल सेट, जो भी हमारे पास सैंपल है दोस्तों, जो भी हमें सेट मिला है, वो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई है। प्रोबेबिलिटी क्या, फिर से बताता हूं, ये प्रोबेबिलिटी है दोस्तों कि इस डेटा में से ये सैंपल मिल जाए, तो इस सैंपल को मिलने की, सैंपल एक सिंगल नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज हैं, तो वो सैंपल मिलने की प्रोबेबिलिटी है ये या ये एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। सो हम ये चाहते हैं कि भाई ये जो सैंपल हमें मिला है ना, ये एक तरह से पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे। हम ये चाहते हैं कि ये जो सैंपल हमें मिला है, ये पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे। वो तब पॉसिबल है, वो कब पॉसिबल हो सकता है? वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम ऐसा कुछ करें अपनी कंप्यूटेशंस के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर, हम कुछ ऐसा करें कि इस सैंपल के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करना चाहते हैं हम? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो ये सैंपल हमें मिले हैं, ये पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करें अच्छे से। ये जो सैंपल्स हमें मिले हैं, हम चाहते हैं कि ये पूरे डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हों। हम ये मानते हैं, वी अज्यूम दैट ये सैंपल्स पूरे डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो अगर हम ये मानते हैं कि ये सैंपल्स हमारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सैंपल्स को मिलने की, या इस डेटा में से इस सैंपल्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मैक्सिमाइज होनी चाहिए। तो आई विल राइट दिस स्टेटमेंट। सो we always assume, हम हमेशा ये मानते हैं that this sample, ये जो हमें सैंपल मिला है, represents the whole data, ठीक है। this sample represents the whole data, पूरे डेटा को represent करता है ये सैंपल।
पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है ये सैंपल, और जब ये सैंपल पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, thus we want that the probability इज मैक्सिमम। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, हमने उस स्कूल के 2 बच्चों को देखा, यार ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि यार हमने उस स्कूल के सिर्फ थोड़े बहुत 10-15 बच्चों को देखा और हमने देखा यार 10-15 बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे अपने दिमाग में कि ये 10-15 बच्चे जो हैं ऐसे ही पूरा डेटा होगा, ऐसा ही पूरा स्कूल होगा। जैसे 10-15 बच्चे इंटेलिजेंट हैं, ऐसे ही पूरा स्कूल के सभी बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, ऐसा हम अज्यूम करेंगे, क्योंकि हमने माने कि यार जो हमने सैंपल निकाला है ना, ये एक्चुअली सैंपल पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो 10-15 बच्चे हैं पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि यार 10-15 बच्चे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो पूरा स्कूल के सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म करते होंगे, इंटेलिजेंट होंगे सभी बच्चे, ये हम अज्यूम करते हैं। इसका मतलब अब जब हम स्कूल जाएंगे कभी, जो भी स्कूल होगा उनका, उस स्कूल में जाएंगे, अगर हम वहां से कभी भी 10-15 बच्चे निकाल लें तो सब इंटेलिजेंट होने चाहिए, ये हम अज्यूम करते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, ये जो सैंपल है दोस्तों, ये डेटा कैसे निकल के आया है, हम ये मानते हैं जो ये सैंपल है दोस्तों, ये पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो सिंपल सी बात है, ये सभी लोग मानते हैं, जो भी एल्गोरिदम यूज कर रहा हो या जो भी मशीन लर्निंग कर रहा हो, मानता है कि यार जो सैंपल हमारे पास आया है पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम क्योंकि ये सैंपल पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम कहीं से भी सैंपल्स निकालें तो हमें ऐसे ही सैंपल्स मिलने चाहिए, बिकॉज वी अज्यूम कि ये सैंपल पूरे डेटा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इस सैंपल को मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज होनी चाहिए, या उसको हमें मैक्सिमम करना होगा। ठीक है ना, देखिए वो तो सही बात है ना यार। देखो अगर मैं बायस निकाल रहा हूं, अगर मैं बायस सैंपल्स निकाल रहा हूं, तो वो तो मैं मुझे नहीं पता ना वो बायस है, राइट। वो तो हो सकता है मेरे दिमाग का बायस हो, या हो सकता है डेटा जो हमें मिला है पूरा ओवरऑल डेटा वही गलत हो, तो वो तो सब अलग बातें हैं। अगर मुझे पहले से ही पता चल गया कि बायस डेटा है तो आई विल नॉट वर्क ऑन इट ना, मैं तो उसमें काम ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है खराब डेटा है, तो आई विल नॉट वर्क ऑन इट। बट जब भी हम पूरे डेटा में से कोई सैंपल निकालते हैं, वी अज्यूम वो प्योर है, वो बेस्ट है, तो वो सैंपल जो है वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम मानते हैं, ये सिंपल सी बात है, तभी हम उस पर काम करेंगे, नहीं तो काम ही नहीं करेंगे। अगर आपको बता दिया गया कि जो डेटा तुम्हें मिला ये खराब है, तो आई विल नॉट वर्क ऑन इट। तो हम क्या करेंगे, पूरे डेटा में से हमने एक सैंपल लिया, उस सैंपल को निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब मैं ये मानता हूं कि ये सैंपल पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब अगर मैं डेटा में से कहीं से भी कुछ वैल्यूज निकालूं, स्कूल में से अगर मैं कोई भी बच्चे निकालूं, तो मैं हमेशा यही अज्यूम करूंगा कि ये इंटेलिजेंट बच्चे होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सैंपल पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं डेटा में कहीं भी सैंपलिंग कर लूं, मुझे ऐसे ही सैंपल्स मिलने चाहिए। इसका मतलब जो हमें सैंपल्स मिले हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, सो we want that the probability of getting this sample is maximum। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो सैंपल है वही पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम डेटा में से कहीं पे भी सैंपल्स निकाल लें, तो हमें ऐसे ही सैंपल्स मिलने चाहिए, क्योंकि ये सैंपल्स पूरे डेटा को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहां पे सैंपल्स करूं तब भी मुझे ऐसे ही वैल्यूज मिलने चाहिए, मैं यहां पे सैंपल करूं तब भी मुझे ऐसे ही वैल्यूज मिलने चाहिए। इसका मतलब ये है। क्या बात थोड़ा बहुत समझ में आया? मैं इसको रिपीट कर सकता हूं। देखिए, अजम्पशन किसी भी एल्गोरिदम पे काम करने वाले इंसान के लिए तो ट्रू होगा ना भाई। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बात मानो, फॉर एग्जांपल एक चैनल है, न्यूज चैनल, ठीक है। अब उस न्यूज चैनल में काम करने वाले इंसान को नहीं पता ना कि ये डेटा कैसे कलेक्ट हुआ है, उसको नहीं पता ये सैंपल कहां से आए। उसके लिए तो ये सैंपल पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए सैंपल होगा ना। मतलब फॉर एग्जांपल कोई ए चैनल है, ठीक है, ए चैनल ने कोई सर्वे कराया, 1-2 लाख लोगों से पूछा और वो डेटा उसके पास आ गया। अब मुझे नहीं पता ना कि ये डेटा कैसे कलेक्ट किया गया है, बाइजिंग है कि नहीं है, आई डोंट नो। मैं तो उस पूरे डेटा को एज अ प्योर डेटा समझूंगा। मैं ये समझूंगा जो ये सैंपल मेरे पास आया है ये पूरे 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है।
या 100 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मेरे लिए तो वो प्योर डेटा हुआ ना। वो जो सैंपल हमारे पास आया है, मैं अज्यूम करूंगा कि वही सैंपल अगर मैं उत्तर प्रदेश से कलेक्ट करूं, वही सैंपल महाराष्ट्र से कलेक्ट करूं, वही सैंपल गुजरात से कलेक्ट करूं, मैं ये मानूंगा कि ऐसा ही कुछ मुझे रिजल्ट सब जगह मिलना चाहिए ओवरऑल। तो अगर मुझे कुछ सैंपल्स में वैल्यू मिल रही है x1 x2 x3 x4, उनकी प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली, तो इस सैंपल के होने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ गई, दैट इज दिस। ठीक है, अब ये सैंपल क्योंकि पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर मैं डेटा में कहीं पर भी सैंपलिंग कर लूं, कहीं पर भी सैंपल्स ले लूं, तो मैं यही अज्यूम करूंगा कि डेटा के सैंपल्स हमें ऐसे ही मिलने वाले हैं। ठीक है, ऐसा ही मिलेगा आपको कहीं भी आप सैंपल करो। ठीक है, ऐसा अगर ना मिले इसका मतलब आपने सैंपल जो लिया है वो गलत लिया है, आपके सैंपल डेटा ही खराब है। ठीक है, अगर हम ऐसा ना माने, अगर हम ऐसा ना अज्यूम करें कि पूरे डेटा में से आपने यहां सैंपल लिया तो अलग वैल्यू आ रही, यहां सैंपल लिया तो अलग आ रही, यहां लिया तो अलग आ रही, तो अगर आप ऐसा करोगे तो इसका मतलब आपका जो डेटा है वो बायस्ड डेटा है, और बायस्ड डेटा पे हम कोई काम नहीं करता। ठीक है, वी डोंट वर्क। हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमें इस पे फेथ ना हो। तो वी हैव सम फेथ ऑन द डेटा, सो वी ऑलवेज अज्यूम दैट द सैंपल रिप्रेजेंट द होल डेटा। ठीक है, इसका मतलब आप कहीं से भी सैंपल करो आपको यही वैल्यूज मिलने चाहिए। इसीलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सो दस वी वांट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस सैंपल इज मैक्सिमाइज, मतलब हमें ये चीज मैक्सिमाइज करनी है, हमें ये चीज मैक्सिमाइज करनी है। ठीक है, तो we have to maximize P of x1 हमें ये मैक्सिमाइज करना है। ठीक है ना, ये तो कोई बता ही नहीं सकता ना। ठीक है ना, ये तो कोई बता ही नहीं सकता आपको भाई, डेटा अगर बायस्ड है तो ये तो कोई बता ही नहीं सकता, वो तो बाद में पता चलेगा जब वो ट्रेनिंग टेस्टिंग पे जाएगा, जब वो टेस्टिंग पे जाएगा तब पता चलेगा भाई ये तो बायस्ड मॉडल क्रिएट हो गया है भाई, क्योंकि मेरे पास डेटा बायस्ड डेटा आ गया है, मैं अपनी एल्गोरिदम पे काम करवा रहा हूं। ठीक है, अब जब टेस्टिंग पे जाएगा तब जाके पता चलेगा। आप देखना बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, क्योंकि यहां तो इतना मशीन लर्निंग यूज नहीं हुआ है, लेकिन यूएसए और यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा यूज हुआ है। तो बहुत सारे स्कूल्स में मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ऐसी आ गई थी, आप पढ़ना उसके बारे में, कि यूरोप के अंदर ब्लैक स्टूडेंट्स को एडमिशन ही नहीं मिल रहा था क्योंकि वो एल्गोरिदम बायस्ड थी। बाद में पता चला वो तो बायस्ड एल्गोरिदम थी, बायस्ड डेटा से क्रिएट की गई थी, तो जिसकी वजह से इंटेलिजेंट ब्लैक स्टूडेंट्स भी को एडमिशन नहीं मिल रहा था और वाइट स्टूडेंट्स को आसानी से एडमिशन मिल जा रहा था। बाद में पता चला 2-3 साल बाद कि यार ये तो एल्गोरिदम खराब है, तो वो तो बाद में टेस्टिंग में पता चलता है। ठीक है ना, ओके अभी करते हैं हम लोग। ठीक है ना, ओके ठीक है, तो वी वांट टू मैक्सिमाइज दिस, हमें ये चीज मैक्सिमाइज करनी है। उसको हम कैसे करेंगे दोस्तों, वी हैव टू मैक्सिमाइज। आप देखिएगा हमारा ये प्रोडक्ट वैल्यूज आएंगी और n वैल्यूज है यहां पर, टू पाई सिग्मा स्क्वायर की पावर n, क्योंकि n टाइम्स आ जाएगा ये टर्म, ये वाला टर्म, और साथ में आ जाएगा e टू पावर माइनस x1 माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर e टू पावर माइनस x2 माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर e टू पावर माइनस xn माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया दोस्तों, अभी मैं इसको मैक्सिमाइज नहीं लिख रहा हूं, ये हमारे पास आ गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल्स। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, x2, x3, xn तक ये आ गया है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल है हमारा, जो हमने सैंपल क्रिएट किया उसका प्रोबेबिलिटी है ये। ठीक है, कैसे निकाला इसकी प्रोबेबिलिटी, जिसको हमने मान लिया इंडिपेंडेंट है तो हमने सबको एक एक करके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये बात आप सभी को क्लियर है। अब यहां पे अगर हम देखें दोस्तों, यहां पे अगर हम देखें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है। और अगर हम डेटा को कभी भी सैंपल करेंगे तो हमें वही सैंपल्स मिलने चाहिए, ये हम अज्यूम करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज करनी, या ऐसा मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर आप लोग बताना कि क्या करना चाहिए। क्योंकि ये समझ में आएगा तब अच्छा लगेगा आपको। देखिए मैंने क्या बोला दोस्तों, इसका मतलब वी अज्यूम that if we sample the data, we assume that if we sample the data, then the probability of getting same sample values is maximum। कहने का मतलब ये है कि अगर ये डेटा है हमारे पास, ये सैंपल्स हैं, अगर मैं डेटा को कहीं भी सैंपल करूं तो ये सैंपल वैल्यूज मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा क्यों होनी चाहिए, क्योंकि सैंपल इज रिप्रेजेंटिंग द होल डेटा। ये जो सैंपल हमने लिए हैं वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं डेटा को कहीं भी सैंपल करूं तो ये सैंपल वैल्यूज जो हमें यहां पर आ रही हैं, इनको आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब यहां से देखिएगा, दिस मीन्स the parameters of the distribution of the data should be such that it maximizes the probability of the sample, या फिर प्रोबेबिलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमाइजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल, ठीक है ना, या फिर इट मैक्सिमाइजेस, अगर हम किसी की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द गेट एग्जाम इज लाइक से 80.8 और फेलिंग इज 0.2, इसका मतलब क्या लाइक्लीहुड है, विच इज मोर। तो आप बोलोगे यार जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी लाइक्लीहुड ज्यादा होती है। लाइक्लीहुड मतलब उसकी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है और हारने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, तो आप बोलोगे यार सर इसको ये मोस्टली जीत जाएगा, इसके जीतने की लाइक्लीहुड बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसा आप कुछ कह सकते हो। लाइक्लीहुड मतलब प्रोबेबिलिटी एक तरह से, ठीक है। लाइक्लीहुड मतलब चांसेस आप कह सकते हो। सो मैक्सिमाइजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल या मैक्सिमाइजेस द लाइक्लीहुड ऑफ द सैंपल। सो दोस्तों हमें क्या करना है, हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल आ गया है या लाइक्लीहुड ऑफ सैंपल आ गया है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी कह लो या लाइक्लीहुड कह लो, लाइक्लीहुड ऑफ सैंपल आ गया है ये हमारे पास। नाउ जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास कोई सैंपल आ गया है, हम चाहते हैं कि भाई डेटा को कभी भी सैंपल करो यही सैंपल हमें मिलने चाहिए। इसका मतलब डेटा का पीडीएफ ऐसा होना चाहिए, या डेटा के पीडीएफ की पैरामीटर्स ऐसे होने चाहिए जो इस चीज को मैक्सिमाइज करें। क्या बात समझ में आई, जल्दी से बताइए। इसका मतलब यह है कि हमारा जो पैरामीटर्स हैं ऑफ द पीडीएफ ऑफ द डेटा, जो कि हमारा म्यू और सिग्मा है, वो ऐसे होने चाहिए कि ये टर्म हमारी मैक्सिमाइज हो जानी चाहिए।
ठीक है। सो इसका मतलब अगर मैं कंक्लूड करूं तो सीधी बात यह है, सीधी बात यह है, कंक्लूड अगर मैं करूं तो मान लीजिए पूरा डेटा है, यहां पे हमने कुछ सैंपल लिए दोस्तों, सैंपल लिए, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि सैंपल इज रिप्रेजेंटिंग द होल डेटा, सैंपल रिप्रेजेंट्स द होल डेटा, ये हम अज्यूम करते हैं, सैंपल्स रिप्रेजेंट द होल डेटा, पूरा डेटा यहां पर रिप्रेजेंट करेगा सैंपल्स। और दूसरी बात यहां पर यह है, दूसरी बात यहां पर यह है, द पैरामीटर्स of the PDF of the data should be such that it maximizes the probability of the samples या likelihood of the samples। किस किस को ये बात समझ में आ गई कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? Why we are maximizing the probability of the sample? क्योंकि हमने ये मान लिया है जो सैंपल है वही डेटा है, जो सैंपल्स हमें मिल रहे हैं वही पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेटा को आप कहीं भी सैंपल करो, हमें ऐसे ही वैल्यूज मिलने चाहिए। इसका मतलब ऐसे सैंपल्स को मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है ना? करेंगे करेंगे, नहीं नहीं भाई, अजम्पशन है ना आयुष भाई, यार अजम्पशन है ना भाई, ये तो तभी तो गलत हो जाता है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मान रहा हूं, मैंने डेटा ऐसे कलेक्ट किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कि भाई पार्टी ए जीतेगी, तो हो सकता है कि मैंने जो म्यू और वेरिएंस निकाले वो ऐसा कुछ है कि पार्टी ए जीत रही है, लेकिन उसके बाद हमने पार्टी, दूसरा कोई न्यूज चैनल है उसने अलग सैंपल कलेक्ट किया, तो अलग सैंपल कलेक्ट करने वाले ने फिर ऐसा कुछ प्रेडिक्शन किया म्यू और वेरिएंस का कि भाई पार्टी भी जीत रही है, लेकिन फाइनली पता चला कि कोई भी नहीं जीत रहा है, सबके इक्वल मार्क्स आ रहे हैं। तो ये हमारा प्रेडिक्शन है भाई, ये हमारा प्रेडिक्शन है। तो बिल्कुल सही बोला आयुष भाई ने कि सर टोटल जो डेटा होगा उसका म्यू और वेरिएंस तो कांस्टेंट होगा, वो तो अलग चीज है, वो तो म्यू और वेरिएंस कांस्टेंट है। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम अपने इन सैंपल्स को यूज करके क्या करना चाह रहे हैं, इन सैंपल्स को यूज करके क्या हम एक्चुअली म्यू और सिग्मा निकाल पाएंगे या म्यू और सिग्मा को प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ये बताइए। व्हाट डू यू थिंक, बताइए। यहां पर हमने सैंपल्स का पीडीएफ प्रोबेबिलिटी निकाल के रख दिया, यहां पर म्यू और सिग्मा हम मान रहे हैं डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस है। नाउ बताइए व्हाट डू यू थिंक कि अब हम लोग इसको मैक्सिमाइज करने से एग्जैक्टली म्यू और सिग्मा निकाल पाएंगे या उसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे? हम उसको एग्जैक्टली कभी निकाल ही नहीं सकते भाई। अगर एग्जैक्टली निकाल लिया तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना भाई, फिर तो पूरी दुनिया रिजल्ट का वेट ही नहीं करती भाई। हम कभी रिजल्ट का वेट ही नहीं करते ना, हम मशीन लर्निंग के पास जाते, बोलते भाई ये हुआ है मेरे साथ, तू आंसर बता दे, मेरा रिजल्ट बता दे, मुझे 1 महीना वेट नहीं करना। ऐसा थोड़ी होता है, रिजल्ट तो अलग ही आता है हमेशा। जो एक्चुअल मीन और वेरिएंस है वो तो अलग ही होंगे, ये तो प्रेडिक्टेड वैल्यूज होंगी, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई है। तो जस्ट एक बात, मैं फाइनल कंक्लूजन अगर मैं फिर से बोलूं तो सीधी बात ये है, हम ये मानते हैं कि जो मैंने सैंपल कलेक्ट किया वो बेस्ट है, मैं ये मानता हूं, ठीक है। इसीलिए तो सभी न्यूज चैनल चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं ना कि भाई नहीं नहीं इस बार तो दूसरी पार्टी सरकार बनाएगी, वो कहते हैं नहीं नहीं भाई इस बार ये वाली बनाएगी, क्योंकि दे हैव कॉन्फिडेंस ऑन द सैंपल, जो उन्होंने सैंपल कलेक्ट किया है। अब वो सैंपल सही है या नहीं वो तो रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा, और वो गलत ही होता है, ठीक है। तो यही चीज यहां पर बता रहे हो कि हम ये मानते हैं कि हमारा सैंपल जो है वो बेस्ट है, ये अजम्पशन है भाई। और हम ये भी मानते हैं कि हम अब कहीं भी सैंपल करें तो आपको यही सैंपल्स मिलने वाले हैं। आप कहीं भी चले जाओ, हम बोलेंगे कि नहीं नहीं पार्टी ए जीतेगी, हम बोलेंगे नहीं नहीं पार्टी बी जीतेगी। आप कहीं भी देख लो, सब जगह जीत रही है पार्टी बी, वो कहता नहीं नहीं पार्टी ए जीत रही है सब जगह, ठीक है। तो क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ आपको अब यह लगता है कि यही सैंपल्स आपको सब जगह मिलेंगे। इसका मतलब हमें इन सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई है, ठीक है। पिक्चर क्लियर हुई दिमाग में दोस्तों,
ठीक है, ये सब अजम्पशन चल रहा है भाई, ये सब अजम्पशन चल रहा है, ये सब अजम्पशन है, सब कुछ अजम्पशन है, ठीक है। ओके ठीक है, पिक्चर थोड़ी क्लियर हुई, ये सब अजम्पशन है, सब कुछ प्रेडिक्शन होगा यहां पर। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल है, जिसको हम लाइक्लीहुड ऑफ सैंपल कहते हैं, जो कि ये आ गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिखता हूं, सो द म्यू एंड वेरिएंस of the distribution of the data should be such that the distribution of the distribution of the data should be such that the probability of getting the samples is maximized। ठीक है, कैसे मैक्सिमाइज, अब आपको कुछ नहीं करना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल या लाइक्लीहुड ऑफ द सैंपल आप देखेंगे दोस्तों, सारे ई टू पावर में टर्म्स हैं, तो सब एडिशन में चले जाएंगे, ई टू पावर में सब ये एडिशन हो जाएगा दोस्तों इनका, ई टू पावर में एक साथ, माइनस टाइम्स समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, ये आ जाएगा, एक बार देख लीजिए क्या ये कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये हमने कर दिया, प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, ठीक है ना। और चल, ठीक है ना, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कहानी समझ में आ गई ना। हम बस ये चाहते हैं कि भाई जो हमें सैंपल्स मिल रहे हैं ना, उनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज होनी चाहिए। बताइए, ठीक है ना, ग्रेट। अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। अब मुझे बताइए यहां पर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। आप चाहते हो कि हमारा म्यू और सिग्मा जो है मैक्सिम, मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये टर्म मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। सो हमें ये टर्म मैक्सिमाइज करनी है। सो वी वांट टू लाइक्लीहुड ऑफ दिस, सो वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस, मैक्सिमाइज दिस, इसको हम लाइक्लीहुड को एल बोल देते हैं। हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, और यहां पे वेरिएबल्स क्या है, म्यू और सिग्मा। तो मैक्सिमाइज करना हम सबको आता है, राइट, मैक्सिमाइज करना हम सबको आता है। तो डिफरेंशिएट करके हमें 0 पुट करना है। लेकिन आपको याद होगा दोस्तों, ऐसा कुछ हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में पढ़ा था कि अगर हम किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं तो हम उस फंक्शन की जगह लॉग को कर लेते तो बेटर है, वैसे भी एक्सपोनेंशियल की पावर में। सो लॉग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, राइट, आपको ध्यान होगा, हम किसी फंक्शन को करते हैं तो लॉग को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो लॉग एल क्या हो जाएगा, ये ध्यान है आप लोगों को। सो दिस विल बी लॉग बेस ई, और यहां पे अगर हम लॉग बेस ई ले लेंगे तो ई टू पावर वाला कैंसिल हो जाएगा। चलो पहले तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अगर हम यहां पर देखें दोस्तों, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो हमें दो बार ही करना पड़ेगा, वी हैव टू डू इट 2 टाइम्स। सो वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, डेल बाय डेल यू कर देंगे ऑफ दिस होल फंक्शन। ये पावर एन है तो दोस्तों एन बाहर चली जाती है, आई होप आप सभी को याद होगा ये सब। लॉग और ई है तो दोस्तों ये कट जाएगा, क्योंकि आपको पता है लॉग और ई अंदर वाला सब खत्म हो जाता है, पावर नीचे आ जाएगी बस। ठीक है ना।
ओके, तो बस हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा दोस्तों, पहला टर्म। दूसरा टर्म में डिफरेंशिएशन आ जाएगा और इसको हम 0 पुट कर देंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि दूसरी टर्म डिफरेंशिएट होगी, यहाँ पे -2 आ जाएगा और यहाँ पर समेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो -2 भी सब कैंसिल हो जाएगा, ये भी सब खत्म हो जाएगा। तो दिस विल कम आउट टू बी समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi इज इक्वल टू n इंटू म्यू। तो यहां से हमारा म्यू आ जाएगा दिस इज व्हाट वी गेट। तो एक बार देखिए दोस्तों, क्या ये सही लग रहा है? अब यहां पे सोचिए, ये हमारे डेटा का क्या एक्चुअल मीन होगा या प्रेडिक्टेड है ये? बस व्हाट डू यू थिंक? यहां पर आपको क्या लग रहा है दोस्तों? ये जो हमारा मीन आया है, ये जो हमारा म्यू निकल के आया है, ये एक्चुअली में हम मानेंगे कि दिस इज द मीन ऑफ द ओरिजिनल डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। ये ओरिजिनल डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, लेकिन क्या ये एक्चुअल वैल्यू होगी? नहीं 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 नहीं, एक्चुअल नहीं है, ये प्रेडिक्टेड है। गलत भी हो सकती है, वो आपके सैंपल पे डिपेंड करेगा। अगर आपने सैंपल एकदम 2 कौड़ी का लेके आए हो तो फिर कभी नहीं होगा मैच, और यही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। वी आर नॉट एक्चुअली डूइंग करेक्ट सैम्पलिंग, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग करेक्ट रिजल्ट्स। वी आर नॉट डूइंग करेक्ट सैम्पलिंग, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग करेक्ट रिजल्ट्स, ठीक है। इन एनी केस आप मान के चलो, ठीक है। लेकिन अगर हम करेक्ट सैम्पलिंग करेंगे तो हमें प्रेडिक्टेड वैल्यू भी अच्छी मिल सकती है, ठीक है। तो हमारा म्यू आ गया दोस्तों। ऐसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करके सिग्मा भी निकाल लेंगे। इसी को डिफरेंशिएट करके हम सिग्मा भी निकाल लेंगे। सिग्मा स्क्वायर ही कर लें। सिग्मा स्क्वायर को एक वेरिएबल मान लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर को एक वेरिएबल मान लेते हैं बीटा। सिग्मा स्क्वायर को एक वेरिएबल मान लेते हैं बीटा। तो बीटा से ही कर लेते हैं, इट दैट विल हेल्प अस। डायरेक्टली सिग्मा स्क्वायर ही आ जाएगा। तो यहां पे आप देखोगे दोस्तों, इट विल कम आउट टू बी 1/n चलो सिग्मा स्क्वायर ही रहने देते हैं। सिग्मा स्क्वायर ही, सिग्मा से ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे दोस्तों, अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर है, तो 1/n, सॉरी 1/n नहीं, n log ऑफ 1/√2π, बाहर आ जाएगा सिग्मा, ठीक है। और दूसरा टर्म आ जाएगा माइनस समेशन ऑफ और यहां पर आ जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। जल्दी से को डिफरेंशिएट कर देते हैं दोस्तों। आपको पता है, इसको मैं न्यूमरेटर में अगर लेके जाऊंगा तो आई कैन यूज अ माइनस पावर हियर, माइनस टर्म लेके आ सकता हूं यहां पे, ठीक है ना। मैं नीचे वाले को ऊपर ले जाता हूं दोस्तों। अब मुझे लगता है इसको हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, इक्वेट कर देंगे 0 से। अब तो डिफरेंशिएट हो जाएगा ही। आई होप आप सभी को पता है कि ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, या log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इसको वही करेंगे हम लोग, -n ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान होगा दोस्तों, क्योंकि √2π फिर बाहर भी आएगा। एक बार चेक करिएगा क्या है, सही कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता है कि पहले हम log को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म नीचे आ जाएगा, लेकिन फिर अंदर वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो √2π इधर आ जाएगा। ठीक किया मैंने, एक बार देख लेना डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ माइनस आ जाएगा 1/2
1/σ² है दोस्तों, ये इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो -1/2 -2/σ³ आ जाएगा यहां पर। ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, उधर ले जाइए, इसको कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, और ये सिग्मा भी कैंसिल हो जाएगा वैसे तो, ठीक है। ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा दोस्तों। इसको उधर ले जाइए तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये वाली टर्म डिफरेंशिएट होगी, ऊपर वाली टर्म थोड़ी होगी डिफरेंशिएट, है ना। तो डिवाइडेड बाय σ² इज इक्वल टू n, तो यहाँ से हमारा σ² आ जाएगा दोस्तों। एक बार चेक कर लीजिएगा, ये सिग्मा और ये σ³ है तो σ² रह जाएगा यहाँ पे, तो σ² विल कम आउट टू बी और ये म्यू हमारे पास है। एक बार देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये हमारे पास σ² आ गया, म्यू हमारे पास ऑलरेडी था तो वो उठा के यहाँ पे डाल देंगे। तो दिस इज योर σ² दैट वी हैव। ये हमारे पास σ² आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों अगर हम यहां पर देखें, हाँ तो ऑब्वियसली हमने डिराइव किया ना, तो कार्तिक भैया बिल्कुल सही लग रहा है कि सर ये तो बिल्कुल ऐसे ही हम करते भी हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये देखा हमने, क्यों ऐसा करते हैं ये बात आपको समझ में आई। बिकॉज वी आर एक्चुअली मैक्सिमाइजिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही, तो एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। तो अब आपको थोड़ा इंट्यूशन हो रहा है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं कुछ वैल्यूज आपको दे दूं, कुछ वैल्यूज, और आपसे बोलूं कि भाई ओरिजिनल डेटा जो था हमारा, ओरिजिनल डेटा जो था उसमें गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप क्या करोगे, फटाक से बोलोगे गॉसियन का मीन हमारा मीन, गॉसियन का वेरिएंस हमारा वेरिएंस। हाँ ठीक है, n और n-1 डजंट मैटर मच, बट फिर भी आप सोचिए ऐसे ही करते हो ना। अगर मैं आपको कुछ वैल्यूज दे दूं और आपसे बोलूं भाई ओरिजिनल डेटा जो है वो गॉसियन है, तो आप बोलोगे फटाक से गॉसियन का मीन हमारा मीन और गॉसियन का वेरिएंस हमारा वेरिएंस, खत्म। ऐसे ही करते हो ना। और ये क्यों करते हैं हम लोग, नहीं डेरिवेशन नहीं आएगा, समझाने के लिए था ना, कुछ तो दिखाना है ना भाई आपको ये, ठीक है। पेपर में क्यों आएगा यार, ये सब पेपर में नहीं आएगा ये, लेकिन आपको समझ में नहीं चलने पर, ठीक है ना। डिफरेंस इज डन फ्रॉम सिग्मा और σ², सिग्मा से किया भाई, सिग्मा के टर्म में किया है, नॉट σ², सिग्मा के टर्म में किया। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आप सोच रहे हो ना ऐसी प्रेडिक्शन करते हैं, और ये क्यों करते हैं आई होप आपको समझ में आया होगा अब जाके। वैसे तो हम फटाक से कर देते हैं, हमारे पास कुछ डेटा आया, हमने बोला कि ओरिजिनल जो है गॉसियन है, तो आप बोलोगे इसका मीन, ओरिजिनल का मीन, इसका वेरिएंस, ओरिजिनल का वेरिएंस। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था, ऐसा इसलिए किया जाता है सो दैट हमारे जो सैंपल के अंदर वैल्यूज आए हैं, जो हमारा सैंपल है उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो सके, उस सैंपल को लेने की या उस सैंपल की वैल्यूज को ऑब्टेन करने की फ्रॉम द डेटा, वो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज की जाए, जो हमने ये टर्म से शुरुआत करी थी। आई होप आपको लिंकिंग हो पा रही है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक चीज है जो मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, तो वो ये है दोस्तों कि ये जो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, उसमें हमें ये एक्चुअली एक तरह से हमने यहीं से शुरुआत करी थी ना, ये एक्चुअली हमारे पास एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी हम जो निकाल रहे हैं, उसमें म्यू और वेरिएंस हमारे पास पैरामीटर्स हैं। तो हम कौन से पैरामीटर्स को फाइंड कर रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वी अज्यूम दैट दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 x3, ठीक है ना। और पैरामीटर्स यहां पर हम लिखते हैं, ठीक है। हम यहां पे पैरामीटर्स भी साथ में लिख देते हैं। जैसे यहां पर हमें पता है कि हमारे पैरामीटर्स हैं म्यू और सिग्मा, दो पैरामीटर्स हैं, तो पैरामीटर्स भी यहां पर हम इस तरह से लिखते हैं। वी अज्यूम दैट वी आर फाइंडिंग दिस प्रोबेबिलिटी गिवन म्यू एंड सिग्मा, वी आर फाइंडिंग दिस प्रोबेबिलिटी गिवन म्यू एंड सिग्मा। तो यहां पर भी सब जगह ऐसा ही मुझे करना पड़ेगा। ये मैंने इसलिए किया कि उससे मैं इसको एंड में हम इसको सही कर लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दिस गिवन म्यू एंड सिग्मा, अगर दो पैरामीटर है तो दो यहां पर आएंगे, अगर एक है तो एक आएगा, एंड सो ऑन। एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से इसको लिखते हैं। गिवन म्यू एंड सिग्मा, बाकी सब तो ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड द होल थिंग और नॉट? कोई परेशानी तो नहीं है, मतलब आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड द होल लॉजिक? क्या लॉजिक है इसके पीछे? हमारे पास सैंपल है, हम उस सैंपल का यूज करके ओवरऑल डेटा का पीडीएफ निकालना चाहते हैं, दैट्स इट। तो बस उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने सैंपल की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर देते हैं, ठीक है। सो हमारा टास्क क्या है दोस्तों, अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास सैंपल है, सैंपल का यूज करके हमें डेटा का पीडीएफ चाहिए, ठीक है। सो यूजिंग द सैंपल्स वी नीड द पीडीएफ ऑफ डेटा। वी नीड टू फाइंड द पीडीएफ ऑफ डेटा, ठीक है ना। डेटा का पीडीएफ हमें निकालना है, और वो कैसे करते हैं हम लोग? by simply maximizing the probability or likelihood of the samples, ठीक है ना, likelihood of the samples, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमें करना होता है, तो वही हम करते हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड और एस्टिमेशन। हम एस्टिमेट क्या कर रहे हैं दोस्तों? व्हाट वी आर एस्टिमेटिंग, व्हाट वी आर प्रेडिक्टिंग, ठीक है। सो मैक्सिमाइज दिस, तो इसे हम क्या करते हैं? टू प्रेडिक्ट द पैरामीटर्स ऑफ द पीडीएफ ऑफ द डेटा। इसी को बोलते हैं दोस्तों मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, ठीक है ना। देखिए उसमें क्या होता है, उसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, वहां पे क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम बन जाएगी एक तरह से, ठीक है। हमारे पास बहुत सारा डेटा, जैसे हमने 1 लाख लोगों का डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, और हमने इसमें क्या 3-4 चीजें रहती हैं, ठीक है। हमने गॉसियन पीडीएफ बनाई अलग अलग की, ठीक है, गॉसियन पीडीएफ बनाई अलग अलग की, और जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या कुछ इस तरह से रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख लोगों का डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, 1 लाख लोगों का डेटा कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद हमने उस डेटा का ओनली, सर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन ओनली वर्क फॉर क्लासिफिकेशन। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, उसका पीडीएफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया, हमारे पास अगर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो क्या हम लोग उसको यूज करके कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? देन मतलब अगर हमारे पास डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके हम कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लाइक एक तरह से अगर हमारे पास डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, देन वी कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग फ्रॉम द डेटा, क्योंकि हमारे पास एक तरह से पूरा डेटा आ गया, अगर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है तो, ठीक है। और डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाएगा तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि यार कितने लोगों ने बीजेपी को वोट किया या कितने लोगों ने कांग्रेस को वोट किया, ठीक है। अगर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख लोगों को चेक किया, और 10 लाख लोगों में से मुझे ऐसा दिख रहा है कि लेट्स से 8,15,000 लोगों ने बीजेपी को वोट किया, ऐसा मुझे लगा। और मतलब ऐसा एग्जैक्टली नहीं होगा, मतलब मैं तो एक रैंडम नंबर बता रहा हूं, और कुछ 2-2.5 लाख लोगों ने दूसरी पार्टीज को वोट किया,
ठीक है, तो हम उस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। और एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, हम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बनाते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि इतने वोट्स इस पार्टी को गए हैं, दूसरे किसी पार्टी को गए होंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशंस हम लोग बनाते हैं। और डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस बनाने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मान लीजिए गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बीजेपी का कुछ इस तरह आ रहा है कि यार उसको लग रहा है कि यार उसके जीतने के जो मीन है, द मीन वैल्यू टू विन इज लाइक फॉर एग्जांपल 80 और मीन वैल्यू, और यहाँ पर कांग्रेस का कुछ इस तरह से गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, तो हमें दिख रहा है कि यार यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी फॉर विनिंग ज्यादा है। इस तरह से हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस ड्रॉ करते हैं एंड देन वी एक्चुअली ट्राई टू कंपेयर द टू। ठीक है, ऐसा करके कुछ किया जाता है। ठीक है, बट विल नॉट गो इनटू इट, हम लोग तो बहुत सिंपल टाइप का कुछ रखेंगे अपनी क्लास के अंदर। बट आज की क्लास में आपको ये बात तो समझ में आया होगा कि हम लोग एक्चुअली मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन करते कैसे, ठीक है ना, मतलब होता क्या है या व्हाट इज इट। तो हियर वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। अगर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारे पास तो हम उससे कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज एक तरह से पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा। अब इसको कैसे यूज करते हैं प्रेडिक्शंस में, कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग इसको आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन आज मैंने आपको सिर्फ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के बारे में बताया है। इसको कैसे यूज करेंगे प्रेडिक्शंस में, ये अलग कहानी है। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।